मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 441 एक नया स्वर्ग और पृथ्वी फे। गुना विशेष ऑफर के साथ नोएल का स्वागत करें। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड NOEL23 के I887 का उपयोग करें। खरीदारी के लिए शुभकामनाएं। फे इवोल्यूशन मचेंट C441 एक नया स्वर्ग और पृथ्वी फे। प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 441 एक नया स्वर्ग और पृथ्वी फे। ये सुनकर अधेड़ उम्र का आदमी स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हुआ और जोर से हंसते हुए बोला, यह एक सौदा है। आप यहाँ जल विश्व आयामी जीवन रूपों के मांस के बदले किसी भी प्रकार के आयामी जीवन रूपों के मांस का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप विदेशी कीड़ों का मांस और जल विश्व आयामी जीवन रूपों को लेते हैं तो विनिमय अनुपात रसातल आयामी जीवन रूपों जितना बड़ा नहीं होगा। लिन युआन उदासीन था। जब तक वह जल विश्व आयामी जीवन रूपों के मांस का आदान प्रदान कर सकता है, लिन युआन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अनुपात क्या होगा। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन पानी के विश्व आयामी जीवन रूपों के मांस के लिए पत्ती के आकार के डायमंड फे भंडारण बॉक्स में सभी आयामी जीवन रूपों के मांस का आदान प्रदान करने का विचार आया। लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने ये ख्याल दूर कर दिया। वैसे भी वह भविष्य में इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति से संपर्क कर सकता है। भले ही उन्होंने इंडिगो अज्योर सी मार्केट छोड़ दिया, फिर भी ऑस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स के माध्यम से एक्सचेंज करने के बहुत सारे अवसर थे। 500 स्वर्ण जल विश्व आयामी जीवन रूपों का मांस रेड थॉर्न को लंबे समय तक पचाने और खाने के लिए पर्याप्त था। लिन युआन ने उन विभिन्न क्षेत्रों की ओर जाने से पहले इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के स्टाल को छोड़ दिया जहां लियूजी और लिसन गए थे। रास्ते में उसने कुछ भी नहीं खरीदा। इस दुनिया में बहुत सारे खजाने थे इंडिगो अज्योर सी मार्केट के मुख्य क्षेत्र में, यहाँ तक कि लिन युआन को भी दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्री और फे खरीदने के लिए बहुत अधिक खर्च करना पड़ा। इसलिए हर बार जब वह कुछ खरीदता तो उसके हाथ में सौदेबाजी की एक चीज़ कम होती। ये संभावना थी कि जब उसे फे या आध्यात्मिक सामग्री का सामना करना पड़ा जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता थी, तो वह दूसरों के साथ कीमतों पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूंजी प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता था। लिन युआन ने देखा कि कई खरीदार कई स्टालों के सामने एक ही फे या आध्यात्मिक सामग्री की कीमतों पर प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। भले ही दो खरीदारों के बीच मूल्य प्रतिस्पर्धा में समान मूल्य की आध्यात्मिक सामग्री की पेशकश की गई हो और वे समान रूप से अच्छी हो, स्टॉल मालिक के लिए हमेशा उपयुक्त सामग्री और आध्यात्मिक सामग्री मौजूद थी। अंततः अंतिम विनिमय का निर्णय स्टॉल मालिक को करना होगा। जैसे ही लिन युआन चल रही थी, ब्लडबाथ की मां की अनोखी और सुखद आवाज तात्कालिकता से भर गई थी। लिन युआन, आगे अत्यंत सघन रक्त ऊर्जा है जो जबरदस्त और शुद्ध है। यह मेरे बहुत काम आएगा। लिन युआन ने जल्दी से मदर ऑफ ब्लडबाथ के निर्देशों का पालन किया और एक स्टॉल पर पहुंच गया। उसने देखा कि स्टॉल के सामने एक आदमी और एक औरत खड़े थे। छोटे बालों वाली युवती एक लंबी लाल रंग की लता को ध्यान से देख रही थी। उसने लाल रंग की बेल पर बहुत सारे पंचकोणीय पत्ते उगे हुए देखे। पत्तियां गहरे हरे रंग की थीं, जिनमें रक्तवाहिकाओं जैसी कई लाल रंग की नसें थीं। बेल की ऊपरी शाखा पर एक छेद था और लाल रंग का रस बेल के छेद की सतह पर जम गया था, बिल्कुल खून की जमी हुई पपड़ी की तरह। लिन युआन ने एक नज़र में ही पहचान लिया कि यह बेल जैसी दिखने वाली घास कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि यह एक स्वर्ग और पृथ्वी फे ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन था। ये खून की पपड़ी ब्लड ब्रू अंगूर के गुच्छों को पहले ही काटने से बना घाव होना चाहिए जब स्टॉल मालिक इस ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन का व्यापार करने के लिए इंडिगो अज्योर सी मार्केट में आया था। इस स्टॉल के सामने छोटे बालों वाली महिला स्टॉल मालिक के साथ मोलभाव कर रही थी। तभी उसने उसे यह कहते हुए सुना, मैं केवल 3 वस्तुओं के लिए ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन का आदान प्रदान करती हूँ। इस ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन के समान ग्रेड का एक स्वर्ग और पृथ्वी फे, एक कांस्य महाकाव्य फे या एक रणनीतिक श्रेणी का संसाधन। यद्यपि आपकी 3 ब्रोइल फायर वकर चींटियां कांस्य महाकाव्य हैं, इंडिगो अज्योर सिटी में ऐसी अग्नि प्रकार की चींटियां बहुत कम उपयोग की होती हैं। अन्य शहरों में इन 3 ब्रोइल फायर वकर चींटियों के विशिष्ट कौशल को उत्कृष्ट नहीं माना जाता है, इसलिए छोटी लड़की, असंबद्ध मत होइए। यदि आप उनमें से 7 निकाल भी लें तो भी मैं उन्हें आपके साथ बदलने में संकोच करूंगा। इस तथ्य को तो छोड़ ही दीजिए कि आपने उनमें से केवल 3 ही निकाले हैं। बोलते समय स्टॉल मालिक स्पष्ट रूप से अधीर था। छोटे बालों वाली महिला 3 और स्रोत प्रकार के जीवन रूपों को बाहर निकालने से पहले थोड़ा झिझकी। स्रोत प्रकार के जीवन रूपों को एक अर्थ में स्रोत प्रकार के भंडार भी माना जाता है, इसलिए मैं इस ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन के बदले में इन 3 स्रोत प्रकार के जीवन रूपों को जोड़ूंगा। स्टॉल मालिक ने अपना हाथ हिलाया। 3 स्रोत प्रकार की वस्तुएं अधिकतम आधे कांस्य महाकाव्य ब्रोइल फायर वकर चींटी के बराबर हैं। यदि आप इन 3 कांस्य महाकाव्य ब्रोइल फायर वकर चींटियों के अलावा अन्य 8 स्रोत प्रकार के जीवन रूप निकालेंगे तो मैं आपके साथ व्यापार करूंगा। छोटे बालों वाली महिला ने बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ उत्तर दिया, मेरे पास 8 स्रोत प्रकार के जीवन रूप नहीं है, केवल 6 हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, स्टॉल मालिक ने बेरहमी से टोकते हुए कहा, मैं मोल भाव करने में बहुत आलसी हूँ। मैंने तुम्हें जो प्रस्ताव दिया है वह पहले से ही सर्वोत्तम है। यदि ऐसा नहीं है क्योंकि मैं पहले गुच्छा के बाद ब्लड ब्रू अंगूर का दूसरा गुच्छा नहीं उठाना चाहता, तो मैं स्रोत प्रकार के जीवन रूपों के साथ आदान प्रदान नहीं करूंगा। छोटे बालों वाली महिला के बगल वाला आदमी बूढ़े आदमी के अधीर स्वर से थोड़ा दुखी था। उन्होंने छोटे बालों वाली महिला से कहा, शान लियान, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें 2 स्रोत प्रकार के जीवन रूप उधार दूं और तुम पहले इस ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन का आदान प्रदान करो। शान लियान नामक छोटे बालों वाली महिला का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। उसने अपने बगल वाले युवक को, जिसने अपने बाल बैंगनी रंगे हुए थे, उत्तर दिया, वे डाबाओ, मैंने तुमसे कहा था कि मैं भौतिकवादी हूं और मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। आपने मुझे परेशान नहीं करना शुरू कर दिया, लेकिन ये क्या बात है कि आप दिन भर मुझे चीजें उधार देने के बारे में सोचते रहते हैं।
भले ही मैं, शान लियांग, भूख से मर जाऊं, मैं तुम्हें, वेई डाबाओ, मुझे एक पैसा भी फिर से उधार नहीं देने दूंगा। वेई डाबाओ, जिनके बाल ब्लीच किए हुए थे और बैंगनी रंग में रंगे हुए थे, तुरंत कुछ हद तक व्यथित हो गए। शान लियांग, क्या तुम्हारे पास विवेक है? ये जानने के बावजूद कि आप भौतिकवादी हैं, मैं अब भी आपको उधार देने को तैयार हूँ। क्या इससे यह नहीं पता चलता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? ये सुनकर शान लियांग को लगा कि उसके पेट से बुरी गैस निकल रही है और उसने एक लंबी डकार निकाली। उसने नाराजगी से कहा, मैं भाग्यशाली हूं कि मैं आपके जैसी ही कक्षा में हूं। अपनी चीजें किसी और के लिए छोड़ दो। क्या आपको लगता है कि आप स्वर्ग और पृथ्वी का किनारा हैं? ब्याज दर असहनीय है। लिन युआन ने अपने सामने पुरुष और महिला को देखा और किसी कारण से उसने तुरंत शिन यंग और झांग जियाओबाई के बारे में सोचा। साथ ही वह इस स्वर्ग और पृथ्वी फे ब्लड ब्रू ग्रेपॉइन के लिए रक्तबीज की माता की अत्यधिक इच्छा को महसूस कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्लडबैथ की मां उस समय से ही उन्मादी उत्साह की स्थिति में थी जब उसने ब्लड ब्रू ग्रेपॉइन को देखा था। हालांकि स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में ब्लड ब्रू ग्रेपॉइन फीनिक्स परचिन चाइनीज पैरासोल्ट्री और ट्विन रेड पैगोडा से कमतर था। ये सिनेबार स्वीट ओस्मांथस के समान था जो कि सिनेबार ओस्मांथस होवथिया पर परजीवी था। ब्लड ब्रू ग्रेपॉइन और सिनेबार ओस्मांथस होवथिया ने भी फल पैदा किए। हालांकि बाद वाले फल ने आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाया, जबकि ब्लड ब्रू ग्रेपॉइन के ब्लड ब्रू अंगूर लक्ष्य की क्यूई और रक्त को बढ़ा सकते थे। इसने इसका सेवन करने वाले के शरीर की कोशिकाओं को कुछ ही समय में असामान्य रूप से सक्रिय कर दिया और ढेर सारा खून बनाने लगा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 442 संकट मोचक यहाँ है। गुना विशेष ऑफर के साथ नोएल का स्वागत करें। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड NOEL23 के I887 का उपयोग करें। खरीदारी के लिए शुभकामनाएं। फे इवोल्यूशन मचेंट C442 संकट मोचक यहाँ है। प्लेवलूम रात के 12 बजे रात के 12:44 ट्रू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 442 संकट मोचक यहाँ है। ब्लड ब्रू ग्रेपॉइन स्वर्ग और पृथ्वी फीस के बीच बहुत मूल्यवान नहीं हो सकता है, लेकिन ये ब्लडबाथ की मां के लिए निश्चित रूप से उपयोगी था। लिन युआन ने ब्लड ब्रू ग्रेपॉइन की जांच के लिए मोबियस के ट्रू डेटा का उपयोग किया। फे का नाम ब्लड ब्रू ग्रेपॉइन। फी प्रजाति अंगूर जीनस ट्विन लीफ जीनस। फे ग्रेड प्लेटिनम 4/10। फे प्रकार रक्त। फी गुणवत्ता महाकाव्य। ये ब्लड ब्रू ग्रेपॉइन सिर्फ प्लेटिनम नहीं था बल्कि इसकी गुणवत्ता भी एपिक जैसी थी। लिन युआन संतुष्टि के साथ सिर हिलाए बिना नहीं रह सका क्योंकि यह ब्लड ब्रू ग्रेपॉइन पहले से ही एक परिपक्व स्वर्ग और पृथ्वी फे था। NOVALBIN। एक बार जब ये ब्लड ब्रू ग्रेपॉइन खरीद लिया गया तब तक ये ब्लड ब्रू अंगूर उगाता रहेगा जब तक कि इसमें भारी मात्रा में रक्त की आपूर्ति की जाती रहेगी। इसे पोषित करने के लिए लिन युआन को समय और प्रयास खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। लिन युआन ने पहले ही व्यापार करने के लिए आवश्यक संसाधनों के बारे में पहले ही सुन लिया था। जहां तक लिन युआन के स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में 3 स्वर्ग और पृथ्वी फे का सवाल है, वह स्वाभाविक रूप से उन्हें व्यापार में उपयोग नहीं करेगा। जहां तक स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों की बात है, उन्हें रणनीतिक श्रेणी के संसाधन माना जाएगा जो स्टाल मालिक व्यापार के लिए चाहता था। हालांकि लिन युआन ने स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती जैसे रणनीतिक श्रेणी के संसाधनों का उपयोग करने की योजना बनाई यदि यह अंतिम उपाय था। आखिरकार लिन युआन निश्चित नहीं था कि क्या उसे इस इंडिगो अज्योर सी मार्केट में किसी आध्यात्मिक सामग्री या डर का सामना करना पड़ेगा जिसकी उसे या ब्लडबाथ की मां को आवश्यकता होगी। अचानक लिन युआन को याद आया कि उसने हाल ही में उन 4 कांस्य एपिक विन चेन स्पैरो और ब्रॉन्ज एपिक विन नेट स्पैरो को बढ़ाया था। लिन युआन तुरंत 2 कदम आगे बढ़े और 4 विन चेन स्पैरो और 1 विन नेट स्पैरो को बुलाया। फिर उसने 5 छोटी गौरैयों को उठाया और स्टाल के मालिक से पूछा, बॉस क्या आप अपने ब्लड ब्रू ग्रेपॉइन के साथ मेरी 5 कांस्य महाकाव्य चिड़ियों का व्यापार करने को तैयार हैं? जब लिन युआन ने 5 हथेली के आकार की गौरैयों को बुलाया तो बुजुर्ग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये देखकर कि बुजुर्ग 3 रॉयल फायर वकर चींटियों के खराब विशिष्ट कौशल को तुरंत पहचानने में सक्षम था, लिन युआन को पता था कि इस बुजुर्ग को क्रिएशन मास्टर होना चाहिए। ये बुजुर्ग इस समय अपनी आंखें मूंद रहा था और शायद विन चेन स्पैरो और विन नेट स्पैरो के विशिष्ट कौशल का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा था जिसे लिन युआन ने बढ़ाया था। जब लिन युआन ने फे को कांस्य महाकाव्य में बढ़ाया तो उसकी हमेशा एक अच्छी आदत थी। एलीट ग्रेड में विकसित होने पर इसकी गुणवत्ता को एपिक तक बढ़ाना होगा। इस तरह कांस्य में विकसित होने पर लिन युआन 3 विशिष्ट कौशलों में से चयन करने में सक्षम होगा। इस प्रकार चाहे वह 4 विन चेन स्पैरो हो या विन नेट स्पैरो, उन सभी में असाधारण विशिष्ट कौशल थे। वे विशिष्ट कौशल थे जो विन चेन स्पैरो और विन नेट स्पैरो की युद्ध क्षमताओं को मजबूत कर सकते थे। लिन युआन ने तुरंत इस व्यापार के लिए अत्यधिक ईमानदारी दिखाई और बुजुर्ग के साथ बातचीत नहीं करना चाहता था। यह इस ब्लड ब्रू ग्रेपॉइन के ब्लडबाथ की माता के लिए अत्यधिक महत्व के कारण था। लिन युआन को डर था कि व्यापार खत्म हो सकता है। आखिरकार बगल में 2 अन्य लोग भी थे। एक महिला थी जो खुद को ग्रीन टी कहती थी, एक और बैंगनी रंग के बालों वाला एक और चमकदार आदमी था जो ब्लड ब्रू ग्रेपॉइन का लालच कर रहा था। एक बार जब बुजुर्ग ने लिन युआन की फीस का विश्लेषण करना समाप्त कर लिया तो वह स्टाल पर पटक दिया और स्पष्ट रूप से कहा, डील डील, ये ब्लड ब्रू ग्रेपॉइन आपकी है। एक बार जब बुजुर्ग ने अपना वक्तव्य समाप्त किया तो लिन युआन ने मुस्कुराहट प्रकट की। उसी समय लिन युआन चुपचाप प्रशंसा कर रहा था कि वह कितना तेज तर्रार था। 5 गौरैयों को बढ़ाने के बाद लिन युआन ने उन्हें शिक्षित करने में करीब 2 घंटे बिताए ताकि वे आवाज जैसी हवा का इस्तेमाल अश्लीलता के साथ झगड़ा करने के लिए न करें।
अन्यथा एक बार जब 5 गौरवों की देखरेख कोई नहीं कर रहा होता तो वे बस एक दूसरे के पूर्वजों को श्राप देने के लिए मंच तैयार कर लेते। यदि स्टाल मालिक इन 5 गौरवों का सौदा नहीं करना चाहता तो वह और क्या कर सकता था। एक बार जब लिन युआन ने व्यापार पूरा कर लिया तो शान लियांग नाम की छोटे बालों वाली महिला निराश हो गई। उसने अनजाने में अपने होठों को काटा और जाहिर तौर पर नाखुश थी। अचानक लिन युआन ने बैंगनी बालों वाले युवा को चिल्लाते हुए सुना। हालांकि चिल्लाना लिन युआन पर लक्षित नहीं था, ये स्पष्ट रूप से निराश महिला शान लियांग को लक्षित कर रहा था। शान लियांग, जब आपने पहले कहा था कि आप ग्रीन टी हैं तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मुझे अब इस पर विश्वास है। आपकी प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति के आधार पर क्या आप मुझे एक कदम उठाने और आपके लिए नकाबपोश भाई से उस ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन को छीनने के लिए लुभाना चाहते हैं? जब लिन युआन ने बयान सुना तो वह नकाब के पीछे अपनी आंखें झपकाने से नहीं रोक सका। वह कैसी चौंकाने वाली धारणा थी। जब तक यह मनुष्य था, यदि व्यापार सफल नहीं होता तो निश्चित रूप से निराशा होती है ना। शान लियांग की अभिव्यक्ति तुरंत बर्तन के तले की तरह काली हो गई। फिर उसने बैंगनी बालों वाले युवक के कान पर चिकोटी काटी और चिल्लाकर कहा, वेई डाबाओ, अगर तुम्हारे पिता स्कूल नहीं आए होते और मैंने तुम्हें पहले बेरहमी से पीटा था जिसके बाद उन्होंने मुझे अवगुण अंक दिलवाए तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें रेंगने पर मजबूर कर देती। अब मंजिल जाने देने से पहले शान लियांग ने वेई डाबाओ के कान को लगभग आधा घुमाया। वेई डाबाओ का कान ज्यादा लाल नहीं हुआ, इसके बजाय सबसे पहले उसका चेहरा लाल हो गया और उसने बड़बड़ाते हुए कहा, शान लियांग, यही बात मुझे तुम्हारे बारे में पसंद है। तुम बिल्कुल जल नहर में कैटफिश की तरह हो, सशक्त। शान लियांग ने तुरंत जवाब देते हुए वेई डाबाओ की गर्दन पर 2 जोरदार थप्पड़ मारने से पहले अपने हाथ बढ़ाकर उसके गालों पर चुटकी ली। उसने फिर कहा, देखो, क्या मेरी सोल स्नैचिंग पिंच तुम्हें चुटकी काट सकती है या मेरी फिक्ले पाम तुम्हें थप्पड़ मार सकती है। शान लियांग के हमले के कारण वेई डाबाओ भले ही दया की गुहार लगा रहे हों, लेकिन उनकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। वर्तमान में लिन युआन यह नहीं बता सका कि क्या शान लियांग और वेई डाबाओ अपना प्यार दिखा रहे थे या अपनी नाराजगी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वे वास्तव में पुराने दुश्मनों और प्रेमिकाओं की जोड़ी थे। जैसे ही लिन युआन जाने की तैयारी कर रहा था, उसने एक भयावह आवाज सुनी जो उसके पीछे गूंज रही थी। बच्चे, जाने की जल्दी मत करो। मुझे लगता है कि आपका मुखौटा काफी अच्छा लग रहा है और मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है। आप इसे मुझे क्यों नहीं बेचते? प्रश्न सुनने के बाद लिन युआन न तो मुड़े, नहीं उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने उनसे बात की थी। हालांकि लिन युआन की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं। बस इस कथन से लिन युआन को पता चल गया कि यह व्यक्ति विशेष रूप से परेशानी मोल लेने के लिए यहाँ आया था। लिन युआन के मुंह से एक चाप निकला, आखिरकार यहाँ, बहुत धीमा। जब लिन युआन ने लिसन से इंडिगो अज्योर सी मार्केट का एक साथ दौरा करने के लिए कहा था तो उसे पता था कि कोई निश्चित रूप से उसकी तलाश करेगा। हालांकि उन्होंने यह नहीं सोचा था कि यह व्यक्ति इतना लंबा समय लेगा। लिन युआन को वास्तव में इंडिगो अज्योर सिटी के 3 प्रतिष्ठित परिवारों में से एक जेंग परिवार को देखना पसंद था और वे उससे निपटने के लिए किस तरह के तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। एक ऐसी महिला का वर्णन जो बाहर से तो कोमल दिखती है लेकिन अंदर से विश्वासघाती दिखती है। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइड मैप दान करें मेनू दिखाओ उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट अध्याय 443 अभी भी खरीद रहे हैं गुना विशेष ऑफर के साथ नोएल का स्वागत करें। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड NOEL23 के I887 का उपयोग करें। खरीदारी के लिए शुभकामनाएं। फे इवोल्यूशन मचेंट C443 अभी भी खरीद रहे हैं। प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रूविट फुल स्क्रीन। अध्याय 443 अभी भी खरीद रहे हैं। लिन युआन को पता था कि जेंग परिवार उसकी तलाश करेगा। सच कहूं तो जेंग परिवार बस उसकी स्थिति का पता लगाना चाहता था। लिसन पर हत्याओं का आह्वान करने के बाद जेंग परिवार पहले ही लगातार 2 राजा श्रेणी विशेषज्ञों को खो चुका था। उनमें से एक तो शिखर राजा श्रेणी का विशेषज्ञ भी था। शिखर राजा श्रेणी विशेषज्ञ का नुकसान जेंग परिवार के लिए लिसन के प्रति आशंकित होने के लिए पहले से ही पर्याप्त था। इसलिए इससे पहले कि जेंग परिवार लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के समर्थक का पता लगा सके, वे पहले लिसनिंग पर कोई कदम नहीं उठाएंगे। चूंकि एक शिखर राजा श्रेणी विशेषज्ञ पहले ही मर चुका था, इसलिए यदि उन्हें कोई अन्य कदम उठाना होता तो उन्हें एक सम्राट श्रेणी विशेषज्ञ को जुटाने की आवश्यकता होती। सम्राट वर्ग के विशेषज्ञों के बीच लड़ाई में लॉ रूल्स और कानून की शक्ति शामिल होगी। ये राजा वर्ग के विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई की तरह नहीं था जिसे नियंत्रित किया जा सकता था। यदि सम्राट श्रेणी का कोई विशेषज्ञ लापरवाही से कोई कदम उठाए तो चीजें हद से ज्यादा बढ़ सकती हैं। इस संवेदनशील समय में लिन युआन लिसन के पास दिखाई दिए थे। इसलिए जेंग परिवार स्पष्ट रूप से लिन युआन और लिसन के बीच संबंध सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था। लिन युआन भी इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था क्योंकि वह जानना चाहता था कि क्या ये जेंग परिवार का मुख्य परिवार था या तीसरा वंश जो लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को निशाना बना रहा था। इससे पहले कि लिन युआन बात करने के लिए मुड़ता, वेई डाबाओ, जो शान लियांग के उन्मादी हमलों का शिकार हो रहे थे, ने सीटी बजाई और कहा, जेंग वेनबो, क्या तुम्हें अपने वंश के भाइयों से पिटाई नहीं मिली? मैंने सुना है कि आपके पिता ने आपको रॉयल कैपिटल में पढ़ने के लिए स्थानांतरित कर दिया था। रॉयल कैपिटल में रहने के बजाय आप अपना कष्टप्रद जूते का चेहरा यहाँ क्यों लाए? शान लियांग ने जेंग वेनबो की ओर देखा, उसकी आंखें अवमानना और घृणा से भरी थीं। भयावह आंखों वाले जेंग वेनबो ने पहले ही वेई डाबाओ और शान लियांग को देख लिया था जो उनके पास खड़े थे। हालांकि जेंग वेनबो ने वेई डाबाओ के शब्दों की परवाह नहीं की, जैसे कि उसने उसे सुना ही नहीं। हालांकि जेंग वेनबो, जिसकी अभिव्यक्ति पहले से ही भयावह थी और भी अधिक गहरी हो गई थी,
जब लिन युआन मुड़ा तो झेंग वेनबो ने अपना हाथ बढ़ाया और लिन युआन की ओर इशारा करते हुए कहा, यह सिर्फ एक मुखौटा है, इसे मुझे दे दो और शायद मैं तुम्हें अपना दोस्त बना दूंगा। झेंग वेनबो को उसकी उपेक्षा करते देख वेई डाबाओ ने तुरंत ऊंचे स्वर में कहा, ओह, अभी कुछ ही महीने हुए हैं वेनबो, तुम्हें पता है कि अब अहंकारी कैसे व्यवहार करना है ना? जो लोग आपको नहीं जानते वे सोच सकते हैं कि आपके झेंग परिवार की तीसरी वंशावली मुख्य परिवार बन गई है और आप झेंग वेनबो आधिकारिक यंग मास्टर झेंग बन गए हैं। क्या ये सही नहीं है? शान लियांग। जब शान लियांग ने वेई डाबाओ को उसका जिक्र करते हुए सुना तो उसने नाक में दम कर दिया और कहा, मुझसे बात मत करो, मुझसे दोबारा बात करो और मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। वेई डाबाओ का मुंह हिल गया लेकिन उसकी आंखों में स्पष्ट उम्मीदें चमक उठीं। वेई डाबाओ के शब्दों के कारण झेंग वेनबो का भयावह चेहरा तुरंत इतना उदास हो गया कि ऐसा लगा जैसे बूंदें टपक पड़ेंगी। हालांकि झेंग वेनबो का ध्यान अभी भी लिन युआन पर था क्योंकि वह अपने पिता के मिशन के बारे में सोच रहा था। वेई डाबाओ के प्रति झेंग वेनबो की एक निश्चित स्तर की समझ थी। वेई डाबाओ वेई परिवार के वंशज थे जो इंडिगो अज्योर शहर के 3 प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था। इसलिए वेई डाबाओ से निपटना इतना आसान नहीं था। यदि वेई डाबाओ झेंग वेनबो को परेशान करने में कामयाब रहे तो इस मिशन का उद्देश्य हासिल नहीं किया जा सकेगा। लिन युआन ने धीरे से अपना सिर हिलाया जब उसने देखा कि झेंग वेनबो ने उसकी ओर कैसे देखा। लिन युआन ने स्पष्ट स्वर में कहा, अगर आप दोस्त होने की बात कर रहे हैं तो इसे भूल जाइए। मैं किसी से भी दोस्ती नहीं करता, लेकिन अगर आप मेरे मुखौटे में रुचि रखते हैं तो मैं इसे आपको बेचने के लिए पर्याप्त उदार हो सकता हूं। बोलने के बाद लिन युआन ने अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति का संचार किया। जैसे ही आध्यात्मिक शक्ति प्रसारित हुई, चांद सफेद वस्त्र जो पूरी तरह से जेड बनावट वाले मोतियों से जड़े हुए थे तुरंत चमक उठे। इसने लिन युआन को एक अवर्णनीय महान आभा प्रदान की। उसी समय पूरी तरह से जेड बनावट वाले धागों वाला हुक्वान का मुखौटा दोपहर के सूरज के नीचे एक सौम्य और जेड जैसा प्रभामंडल उत्सर्जित कर रहा था। प्रभामंडल चकाचौंध नहीं था लेकिन इससे 7 रंगों वाली जेड चमक निकल रही थी। हालांकि ये बहुत अधिक आकर्षक था और दोपहर के सूरज की चमक को कम नहीं कर सका। जैसे ही आत्मा क्यूई को पूरी तरह से जेड बनावट वाले मुखौटे के चारों ओर प्रसारित किया गया, इसने एक भव्य शहर की छवि उत्सर्जित की। ऐसा लगा मानो बादलों में छिपा कोई भव्य शहर हो और अस्पष्ट हो। जैसे ही लिन युआन का मुखौटा चमका, हर किसी का ध्यान 7 रंग की जेड चमक से आकर्षित हो गया। वेई डाबाओ को आश्चर्य हुआ जब उन्होंने लिन युआन का मुखौटा देखा और सोचा, अरे। वेई डाबाओ ने फिर चिढ़ाने वाले भाव से झेंग वेनबो की ओर देखा। लिन युआन ने केवल एक पल के लिए अपनी आत्मा क्यूई प्रसारित की और रुक गया। फिर उसने भयावह दिखने वाले युवक की ओर देखा और पूछा, अभी भी खरीद रहे हो? झेंग वेनबो को नहीं पता था कि लिन युआन के सवाल का जवाब कैसे दिया जाए। यह इंडिगो अज्योर सी मार्केट था और अगर उसने कहा कि वह इसे खरीदना चाहता है तो उसे मूल्य के बराबर कुछ लाना होगा। झेंग वेनबो दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्रियों और फे के बदले संसाधनों को अपनी तिजोरी से निकालने के लिए तैयार होंगे। हालांकि अगर उसने ये जेड बनावट वाला मुखौटा खरीदा तो यह बिना किसी व्यवहारिक मूल्य के एक लग्जरी वस्तु खरीदने के समान था। मास्क की जेड चमक से ऐसा लग रहा था जैसे जेड बनावट वाला लकड़ी का धागा पहले से ही सामान्य लकड़ी के वजन से 5 गुना अधिक था। ये पहले से ही जेड बनावट वाली लकड़ी के स्तर तक पहुंच गया था जो पूर्ण ग्रेड का था। एन ओवल 1N। इसके अलावा मास्क की बुनाई की विधि को देखते हुए केवल फैंटेसी ब्रीड वुड वीविंग हाउस सेंटीपीड वाला कक्षा 5 का स्पिरिट शिल्पकार ही इसे कर सकता है। झेंग वेनबो ने इंडिगो अज्योर सी मार्केट में किसी भी संसाधन के लिए व्यापार करने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए वह अपने साथ कई संसाधन नहीं लाए थे। वह वही था जिसने पहले परेशानी की आशंका जताई थी, लेकिन अब उसे बीच हवा में लटकने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे चीजें बहुत अजीब हो गईं। हालांकि झेंग वेनबो को यह समझ में नहीं आया कि यह जेड बनावट वाला मुखौटा 7 रंग की जेड चमक कैसे उत्सर्जित करेगा। लिन युआन फिर बोला, मेरे मुखौटे की कीमत का अनुमान लगाना आसान नहीं है। इसमें कम से कम कुछ दर्जन प्रकार के पूरी तरह से जेड बनावट वाले लकड़ी के धागों का मिश्रण है। यदि तुम्हें सचमुच ये पसंद है तो मुझे अपनी ईमानदारी दिखाओ। लिन युआन कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति नहीं था। वह झेंग परिवार के तीसरे वंश को अपनी नींव दिखाने के लिए ऐसा कर रहा था। वह उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। उसी समय लिन युआन लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रति झेंग परिवार के तीसरे वंश के वास्तविक उद्देश्य का पता लगाना चाहते थे। ये देखकर कि झेंग वेनबो के पास पद छोड़ने का कोई रास्ता नहीं है, वेई डाबाओ ने हल्की खांसी निकाली। उसने अपने बैंगनी बालों को सहलाया और एक टिप्पणी दी, झेंग वेनबो, मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। अनुमान लगाना बंद करो। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी डरो मत। कौन जानता था कि तुम मुझसे यहाँ मिलोगे। चूंकि हम 2 घंटे तक सहपाठी रहे थे, मैं तुम्हें ऋण दे सकता हूँ। झेंग वेनबो की भयावह अभिव्यक्ति तुरंत खुल गई और वह चिल्लाया, वेई डाबाओ, क्या आपका मुंह एक बूढ़ी दादी की सूती पैंट की तरह बात करना बंद कर सकता है? रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें, टॉस साइड मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट अध्याय 444। जब तक आप अपने पैर न तोड़ लें तब तक इतना प्रयास न करें। गुना विशेष ऑफर के साथ नोएल का स्वागत करें। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड NOEL23 के I887 का उपयोग करें। खरीदारी के लिए शुभकामनाएं। फे इवोल्यूशन मचेंट C444। जब तक आपके पैर टूट न जाएं तब तक इतना प्रयास न करें। प्लेवलूम रात के 12 बजे, रात के 12:44 ट्रूविट फुल स्क्रीन। अध्याय 444। जब तक आप अपने पैर न तोड़ लें तब तक इतना प्रयास न करें। अनुवादक एटलिस स्टूडियो, संपादक एटलिस स्टूडियो।
जब वेई डाबाओ ने जेंग वेनबो को उसे डांटते हुए सुना तो वेई डाबाओ के चेहरे पर एक स्पष्ट रूप से उत्साहित भाव प्रकट हुआ। लेकिन इसके तुरंत बाद वेई डाबाओ को एहसास हुआ कि शान लियान पहले ही जा चुका है। वैसे वेई डाबाओ ने जेंग वेनबो के बारे में चिंता नहीं की, जिनकी अभिव्यक्ति खुलकर सामने आ गई थी। वेई डाबाओ ने अपने बैंगनी बालों को चंचलता से लहराया और शान लियान का पीछा किया। उस पल लिन युआन के दिमाग में ब्लिदबात की मां की अजीब और सुखद आवाज़ गूंज उठी। युवा के पीछे के बुजुर्ग लिन युआन के पास मिड ब्रीड फीस है और उसके पास एक से अधिक हैं। लिन युआन ने जेंग वेनबो के पीछे खड़े बुजुर्ग पर नजर डाली। बुजुर्ग की पीठ सीधी थी और देवदार जैसी आभा दे रही थी। लिन युआन की आंखें थोड़ी गंभीर हो गईं। ऐसा लग रहा था कि यह बुजुर्ग जेंग परिवार के तीसरे वंश का सम्राट वर्ग विशेषज्ञ होना चाहिए। बुजुर्ग के खड़े होने की स्थिति से कोई ये देख सकता था कि यह बुजुर्ग जेंग परिवार के मुख्य परिवार से नहीं था। यदि वह मुख्य परिवार से होता तो वह जेंग परिवार के तीसरे वंश के युवा गुरु के पीछे नहीं खड़ा होता। चूंकि जेंग परिवार के तीसरे वंश ने उसे ढूंढ लिया था, इसलिए उन्होंने लियूजी की भी तलाश की होगी। और सुनो, हालांकि लिन युआन लिसन और लियूजी की सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं थे। एंडलेस समर उन्हें अंधेरे में बचाने के साथ इंडिगो अज्योर सी मार्केट में शायद कोई भी नहीं था जो उन्हें नुकसान पहुंचा सके। हालांकि लिन युआन के सामने इस बुजुर्ग की उपस्थिति का मतलब था कि जेंग परिवार का तीसरा वंश लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नियंत्रण में तटीय समुद्र पर कब्जा करने के लिए एक सम्राट वर्ग विशेषज्ञ को जुटाने के लिए तैयार था। इसने वस्तुतः जेंग परिवार के तीसरे वंश के रवैये को व्यक्त किया। इसने लिन युआन को जेंग परिवार के तीसरे वंश के इस तटीय समुद्र के प्रति जुनून के बारे में और भी अधिक उत्सुक बना दिया। लिन युआन ने आश्चर्यचकित भाव से चुपचाप इस युवा मास्टर जेंग को देखा। बैंगनी बालों वाले युवक ने पहले जो कहा था उसे सुनने के बाद ये भयावह दिखने वाला युवक रॉयल कैपिटल में आयरन वॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का समर्थन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। एंडले समर ने जिस शिखर राजा श्रेणी विशेषज्ञ की हत्या की थी उसे भी शायद इसी भयावह दिखने वाले युवक ने भेजा था। लिन युआन के ध्यान में जेंग वेनबो की अभिव्यक्ति तेजी से अप्रिय लग रही थी। ये बहुत ही शर्मनाक है। मैं मूल रूप से अजीब मुखौटे में इस युवा की नींव का परीक्षण करने के लिए परेशानी ढूंढने की विधि का उपयोग करना चाहता था, लेकिन मुझे सिर्फ मास्क का जिक्र करना था। अब जब वेई डाबाओ को पता है तो शायद मेरे शकल में हर किसी को भी पता चल जाएगा। ये खुद को समाज में मरने देने जैसा ही है। जैसे ही जेंग वेनबो बोलने ही वाला था, लिन युआन बोला, चूंकि आप शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं तो मैं आपको इसे खरीदने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। यदि आप इंडिगो अज्योर सी मार्केट में कुछ खरीदना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपनी क्षमता की जांच कर लें ताकि खुद को शर्मिंदा न होना पड़े। बेशक ये किसी भी अन्य चीज़ के लिए भी यही तर्क है। बोलने के बाद लिन युआन ने ब्लड ब्रू ग्रेपवाइन को एम्बर बटन के आकार के स्टोरेज बॉक्स में रखा और मुड़ गया। लिन युआन का बयान सुनने के बाद जेंग वेनबो की आंखें गंभीर हो गईं। इस कथन से उन्हें एक भाव का आभास हुआ। ऐसा महसूस हुआ मानो लिन युआन ने कभी जेंग वेनबो को अपनी आंखों में नहीं डाला और यह एक चेतावनी की तरह भी लग रहा था। जेंग वेनबो का जन्म जेंग परिवार के तीसरे वंश में हो सकता है, लेकिन वह अभी भी जेंग परिवार का एक युवा स्वामी था। बाहर होने पर हर कोई उन्हें यंग मास्टर जेंग कहकर संबोधित करता था। लिन युआन के उकसाने पर जेंग वेनबो का गुस्सा बढ़ गया। सीधी पीठ और देवदार जैसी आभा वाले बुजुर्ग ने उस दिशा में देखा जहां लिन युआन ने छोड़ा था और जेंग वेनबो के कंधे पर अपना हाथ रखा। वेनबो, मास्टर ने तुम्हें जो मिशन दिया था उसमें तुमने पहले ही अच्छा प्रदर्शन किया है। तुम क्यों दुखी हैं? जेंग वेनबो ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अब भले ही गुस्सा न हो, लेकिन उसकी आंखें सड़े हुए मांस को देखने वाले गिद्ध की तरह थीं। दादाजी जियो, क्या आपको उनके बगल में किसी विशेषज्ञ की उपस्थिति महसूस हुई? बुजुर्ग ने जेंग वेनबो के कंधे को थपथपाया और कहा, मुझे बिल्कुल भी शक्तिशाली उपस्थिति महसूस नहीं हुई। जब तक शत्रु मुझसे अधिक शक्तिशाली न हो और जानबूझकर अपनी उपस्थिति छिपा रहा हो। चलो चलें और मास्टर को वापस रिपोर्ट करें। देखिए मास्टर हमसे आगे क्या करने को कहते हैं। जेंग वेनबो ने एक भयावह मुस्कान प्रकट की और कहा, उसके पास किसी विशेषज्ञ की सुरक्षा नहीं है और वह इतने अहंकार से बात करने की हिम्मत कर रहा है। मेरे पिता के प्रति मेरी समझ को देखते हुए दादाजी जियो को आज रात एक और यात्रा करने में परेशानी हो सकती है। सीधी पीठ वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई परेशानी नहीं। ऐसा ही होगा कि कोल्ड स्नो पाइन आज रात टूट जाएगी। एक बार जब जेंग वेनबो बुजुर्ग के साथ निकले तो व्हीलचेयर में एक युवक दिखाई दिया। उसकी दुष्ट मुस्कान और भी चमक उठी। चेहरे पर 3 चोट के निशान वाला एक व्यक्ति अपंग युवक के पीछे खड़ा था। तीसरे युवा मास्टर, हम लंबे समय से बाहर हैं, चलो वापस चलते हैं। दुबले पतले और कमजोर अपंग युवक ने जख्मी आदमी को कोई जवाब नहीं दिया। वह बहुत उत्साहित लग रहे थे और उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि दूसरा भाई तीसरे वंश के पक्ष में खड़ा है। ऐसा लगता है कि दूसरा भाई सचमुच कड़ी मेहनत कर रहा है ना? मैं चल भी नहीं सकता। जब तीसरे युवा मास्टर के शब्द सुने तो जख्मी आदमी की पीठ ठंडे पसीने से भीग गई। उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और उत्तर देने का साहस नहीं किया। यहाँ तक कि उसने अपनी सांसें धीमी करने की भी पूरी कोशिश की। व्हीलचेयर पर बैठा कमजोर युवा आगे बढ़ता रहा, मैं चल भी नहीं सकता, लेकिन दूसरा भाई बहुत मेहनत कर रहा है। हे, वह सचमुच मेरा अच्छा दूसरा भाई है। जब तीसरे युवा मास्टर ने कहा, अच्छा दूसरा भाई, तो घायल व्यक्ति को अचानक महसूस हुआ कि उसकी हड्डियां ठंडी हो रही हैं। इस समय कमजोर युवक की बुरी मुस्कान अचानक दूर हो गई। मुझे दूसरे भाई को भी अपनी ओर से प्रयास करने के लिए मजबूर करना होगा। उस दुर्बल युवक की आंखों में निर्दयता और क्रूरता झलक रही थी। फिर उसने 6 अंगुलियों से अपना हाथ बढ़ाया और अपनी हथेली को देखा। इससे पहले आपने कहा था कि जब आपने उस व्यक्ति के खिलाफ क्यूई कौशल जारी किया तो आपकी रक्त वाहिकाएं विपरीत प्रवाहित हुईं और आपका दिमाग बाधित हो गया।
मुझे आश्चर्य है कि क्या ऐसी लोहे की प्लेट मेरे दूसरे भाई के लिए इतनी कड़ी मेहनत करने के लिए पर्याप्त है कि उसके पैर टूट जाएं। अचानक समुद्री हवा का एक झोंका इंडिगो अज्योर सी मार्केट में चला गया। समुद्री हवा के कारण उस कमजोर युवक को अचानक खांसी आ गई। खांसते खांसते उसकी निर्दयी आंखें जेड की तरह हल्की हो गईं। हवा यहाँ है, मुझे दादाजी के यहाँ धकेल दो। मुझे अपने दादाजी के साथ शतरंज खेलते हुए काफी समय हो गया है। जख्मी आदमी ने अपना सिर नीचे कर लिया, जबकि पसीना उसकी नाक की नोक पर इकट्ठा हो गया और फिर जमीन पर टपकने लगा और एक छोटी सी छींटे पड़ी। थर्ड यंग मास्टर का आदेश प्राप्त करने के बाद उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, हाँ थर्ड यंग मास्टर। जैसे ही लिन युआन इंडिगो अज्योर सी मार्केट का पता लगाने की तैयारी कर रहा था, उसने अचानक लियूजी और लियूजी को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। वे काफी चिंतित लग रहे थे। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट अध्याय 445 आयरन बकेट सिस्टर प्लान 3.0 लॉन्च किया गया। गुना विशेष ऑफर के साथ नोएल का स्वागत करें। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड NOEL23 के I887 का उपयोग करें। खरीदारी के लिए शुभकामनाएं। फे इवोल्यूशन मचेंट C445 आयरन बकेट सिस्टर प्लान 3.0 लॉन्च। प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 445 आयरन बकेट सिस्टर प्लान 3.0 लॉन्च किया गया। लिन युआन ने लियूजी और लिसन को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा और वह उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ा और सोचा, क्या जेंग परिवार के तीसरे वंश के लोग वास्तव में लियूजी और लिसन के साथ परेशानी ढूंढने गए थे। जैसे ही लिन युआन पूछने ही वाला था, लियूजी ने कुछ आग्रह के साथ कहा, लिन युआन हमारे साथ आओ, वहां पर्वत युक्त भ्रूण का एक टुकड़ा है। जब उसने ये सुना तो उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और उसकी आंखें खुशी से भर गईं। लिन युआन के पास अब कुल 4 फैंटेसी ब्रीड फे हैं, सोर्स सैंड, जैस्मीन लिली, रेड थॉर्न और चिमी। फैंटेसी ब्रीड फे में बदलने के बाद चिमी की गुणवत्ता में सुधार हुआ था, इसलिए लिन युआन को अब इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जब तक लिन युआन अपने स्वर्ग और पृथ्वी फे फीनिक्स पर्चिन चाइनीज पैरासोल ट्री के लिए पर्याप्त अजीब लपटें प्रदान कर सकता था, तब तक चिमी को फैंटेसी वी तक बढ़ाना संभव था। लिन युआन को भी रेड थॉर्न के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जब तक रेड थॉर्न खाता रहा, देर सबेर इसे फैंटेसी आई से बढ़ावा मिल सकता था। हालांकि जैस्मीन लिली और सोर्स सैंड के एक काल्पनिक नस्ल बनने के बाद लिन युआन ने गुणवत्ता में सुधार के मामले में कुछ खास नहीं किया। लिन युआन सी रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवर रैंक पर अटका हुआ था। वह फैंटेसी ब्रीड फे की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए सी रैंक स्पिरिट क्यूई पेशेवर की आध्यात्मिक शक्ति पर भरोसा करना चाहता था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने कोई तरीका सोचने की कोशिश की थी, लेकिन फैंटेसी ब्रीड्स की गुणवत्ता बढ़ाने वाले ये खजाने बहुत दुर्लभ थे। लिन युआन उन्हें ढूंढने में सक्षम नहीं था, भले ही उसने ऐसा करने की कोशिश की। लियू जी ने जिस माउंटेन कंटेनिंग भ्रूण का उल्लेख किया था, वह एक प्रकार का खजाना था जो पृथ्वी प्रकार की काल्पनिक नस्ल के जीवों और स्रोत प्रकार के जीवन रूपों को बढ़ा सकता था और इसे एक दुर्लभ रणनीतिक श्रेणी का संसाधन माना जाता था। हालांकि स्रोत रेत तत्व का था, इसे पृथ्वी तत्व का एक प्रकार भी माना जाता था और यह उसी तत्व से संबंधित था। बेशक माउंटेन कंटेनिंग एम्ब्रियो जैसे रणनीतिक श्रेणी के संसाधनों ने न केवल पृथ्वी प्रकार की फैंटेसी ब्रीड फे और स्रोत प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता में वृद्धि की है। हालांकि लिन युआन के दिमाग में इस माउंटेन युक्त भ्रूण का उस पर सबसे बड़ा उपयोग फैंटेसी आई से सोर्स सैंड को बढ़ावा देना था। लिन युआन, लियूजी और लिसन तेजी से उस स्टॉल की ओर बढ़े जहां माउंटेन कंटेनिंग भ्रूण दिखाई दिया। इससे पहले कि वह स्टॉल पर पहुंचता, लिन युआन ने देखा कि उसके आसपास कई लोग जमा हैं। इस स्थिति को देखकर लिन युआन थोड़ा चिंतित था। उसने देखा कि अधिकतर लोग तमाशा देख रहे थे। उसने, लियूजी और लिसन ने भीड़ को अंदर धकेलने के लिए एक तरफ धकेल दिया। वह भीड़ से निकला और स्टॉल के बगल में लेनदेन स्थल पर पहुंचा। उस समय लिन युआन ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अपनी आंखों की पुतली से देख रहा था और ध्यान से एक भूरी पीली गोलाकार वस्तु की जांच कर रहा था जो मूर्ति के आधे आकार की थी। ये भूरी पीली गोलाकार वस्तु आलू की तरह बहुत ही अगोचर थी। वह बूढ़े आदमी के हाथों में धीरे धीरे जीवन के भ्रूण की तरह धड़क रहा था। स्टॉल मालिक मोटा था। जब उन्होंने लिन युआन, लियूजी और लिसन को भीड़ से निकलकर अपने स्टॉल के सामने व्यापार क्षेत्र में आते देखा तो उन्होंने उन्हें याद दिलाया, यदि आप व्यापार करने की योजना बना रहे हैं तो आप मेरे स्टॉल पर इन 3 वस्तुओं को देख सकते हैं। मैं केवल रणनीतिक श्रेणी के खजाने, फे, आध्यात्मिक सामग्री और स्रोत प्रकार के जीवन रूपों का आदान प्रदान करता हूँ। लेकिन सुनो, केवल रणनीतिक श्रेणी वाले। जब लिन युआन ने बॉस का अनुस्मारक सुना तो उसने जवाब दिया, मैंने सुना है कि आपके पास माउंटेन कंटेनिंग भ्रूण का एक टुकड़ा है। यह ऐसी चीज़ है जिसकी मुझे सख्त ज़रूरत है, इसलिए मैं इसे देखने के लिए यहाँ आया हूँ। ये सुनकर इस मोटे स्टॉल के मालिक ने उन्हें आगे बढ़ने का इशारा किया और मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, फिर आप ऐसा करने से पहले मास्टर जिंग लियू के इस माउंटेन कंटेनिंग भ्रूण को देखने का इंतजार करेंगे। अन्य 2 वस्तुएं माउंटेन कंटेनिंग एम्ब्रियो जितनी दुर्लभ नहीं हैं, लेकिन वे भी अच्छी हैं। आप स्वयं उनकी जांच कर सकते हैं। जैसे ही वह बोल रहा था, मोटे स्टॉल के मालिक ने लिन युआन को आकार दिया। उसकी नज़र जानबूझकर कुछ सेकंड के लिए उस मास्क पर टिकी रही जो लिन युआन ने अपने चेहरे पर पहना हुआ था, इससे पहले कि उसने अपनी आंखें हटा लीं। लिन युआन ने अपना सिर नीचे किया और स्टॉल पर मौजूद अन्य 2 वस्तुओं को हटा दिया। उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि उन्होंने देखा कि बूढ़े व्यक्ति मास्टर जिंग लियू के पास माउंटेन कंटेनिंग भ्रूण का अवलोकन पूरा करने का कोई संकेत नहीं था। लिन युआन ने स्टॉल पर 3 वस्तुओं की जांच करने के लिए मोबियस के ट्रू डेटा का उपयोग किया और उन्होंने उसका ध्यान आकर्षित किया।
उनका ध्यान माउंटेन कंटेनिंग ब्लून पर नहीं था, जो स्रोत रेत को एक काल्पनिक नस्ल में रूपांतरित करने और इसकी गुणवत्ता बढ़ाने की अनुमति दे सकता था, बल्कि ये परी जैसा गोलाकार स्रोत प्रकार का जीवन रूप था। ये केवल अंगूठे के आकार का था और बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में एक परिस्रोत प्रकार का जीवन रूप होगा जो मौलिक स्रोत प्रकार के जीवन रूप के समान दुर्लभ होगा। लिन युआन भी एक अनुभवी व्यक्ति थे और सामान्य परिस्रोत प्रकार के जीवन रूपों के प्रति इतने आकर्षित नहीं होंगे। लियू जी की अनुबंधित कीट रानी सिर्फ एक परिस्रोत प्रकार का जीवन रूप थी। हालांकि लिन युआन ने कीट रानी का असली रूप तभी देखा था जब उसने युद्ध में प्रवेश किया था। उसे पहले से ही परिस्रोत प्रकार के जीवन रूपों की पर्याप्त समझ थी। उसके सामने इस परिस्रोत प्रकार के जीवन रूप ने उसका ध्यान आकर्षित किया था क्योंकि यह चूसी के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। यह उनके आयरन बकेट सिस्टर प्लान 3.0 के लिए बस एक स्रोत प्रकार का जीवन रूप था। वह इस परिस्रोत प्रकार के जीवन रूप के साथ उस योजना को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर सकता है। इस परिस्रोत प्रकार के जीवन रूप में अनुबंध की कठोर शर्तें हो सकती हैं, लेकिन लिन युआन के लिए यह बिल्कुल भी कोई प्रयास नहीं था। जब बॉस ने लिन युआन को लगातार परी गोलाकार स्रोत प्रकार के जीवन रूप को घूरते हुए देखा तो उसने लिन युआन को भी नजरअंदाज कर दिया और उसे वस्तु का परिचय नहीं दिया। वह मेरे पास अच्छा सामान है और मैं उन्हें बेचने में असमर्थ होने के बारे में चिंतित नहीं हूं कि मुद्रा के साथ शांति से वहां बैठा रहा। लिन युआन स्वाभाविक रूप से चूसी के लिए ऐसे उपयुक्त स्रोत प्रकार के जीवन रूप को नहीं जाने देगा क्योंकि उसे एक मिल गया था। उसने मोटे बॉस से, जिसका चेहरा संतुष्ट था, कहा, बॉस, बीच में इस वस्तु की कीमत बताए। मोटे मालिक ने अपना बड़ा पेट थपथपाया और उत्तर दिया, मैं मोलभाव करने से इनकार करता हूं। चूंकि आप मध्य में वस्तु का व्यापार करना चाहते हैं, आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह क्या है, इसलिए आपको अनुमानित कीमत भी पता होनी चाहिए। ये कहने के बाद मोटा बॉस मुस्कुराया और असामान्य रूप से विनम्रता से मुस्कुराया। उन्होंने एक और वाक्य जोड़ा जिससे लिन युआन का गला थोड़ा घुट गया। आप केवल एक बार कीमत उद्धृत कर सकते हैं। अगर मैं इससे संतुष्ट हूं तो मैं इसे आपके साथ बदल दूंगा, अन्यथा ये वस्तु आपके भाग्य में नहीं है। भले ही यह सामान्य लेन देन हो या उसके परचेज विद नो लॉस स्टोर में ट्रेडिंग समाचार जारी करना हो, लिन युआन एक बॉस की तरह था। इस प्रकार उसने नहीं सोचा था कि अभी उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइड मैप दान करें मेनू दिखाओ उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट अध्याय 446 सूरजमुखी जलाना गुना विशेष ऑफर के साथ नोएल का स्वागत करें। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड NOEL23 के I887 का उपयोग करें। खरीदारी के लिए शुभकामनाएं। फे इवोल्यूशन मचेंट C446 जलता हुआ सूरजमुखी प्लेवलूम रात के 12 बज के 44 ट्रू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 446 सूरजमुखी जलाना। लिन युआन को अब अंततः समझ आ गया कि क्यों फैट बॉस के स्टॉल के सामने ज्यादातर लोग मौज मस्ती देख रहे थे लेकिन व्यापार के लिए आगे नहीं आए। यदि उनका प्रस्ताव मोटे बॉस के पास नहीं गया तो उन्हें आगे बात करने का मौका भी नहीं मिलेगा। बॉस, इस परिस्रोत प्रकार के जीवन रूप की अनुबंध स्थिति बहुत कठिन है। यदि हमें इस स्रोत प्रकार के जीवन रूप में मदद करने के लिए एक शीर्ष श्रेणी 4 क्रिएशन मास्टर नहीं मिल पाता है तो यह भी दोषपूर्ण होगा, भले ही हम इसे अनुबंधित कर सकें। नो वेल बिन। जब मोटे बॉस ने लिन युआन को ऐसा कहते सुना तो उसने अपनी आंखें घुमा लीं। अगर यह अनुबंध की शर्तों के लिए नहीं होता तो मैं इस परिस्रोत प्रकार के जीवन रूप को व्यापार के लिए बाहर नहीं ले जाता। लेकिन भले ही आपको उच्चतम कक्षा 4 क्रिएशन मास्टर नहीं मिल रहा हो, आप कुछ प्रयासों के साथ कक्षा 4 क्रिएशन मास्टर ढूंढकर इस परिस्रोत प्रकार के जीवन रूप को अनुबंधित कर सकते हैं। लियू जी और लिसन, जो लिन युआन के पास खड़े थे, नुकसान में थे। उन्हें समझ नहीं आया कि लिन युआन और इस स्टॉल मालिक के बीच क्या चल रहा था। जब लिन युआन ने इस मोटे बॉस की बातें सुनी तो उसने अपना सिर हिला दिया और उसके कथन को स्वीकार नहीं किया। ट्रू डेटा के तहत इस परिस्रोत प्रकार के जीवन रूप बनिंग सनफ्लावर की अनुबंध शर्त बहुत खास थी। इसे किसी स्पिरिट क्यूई पेशेवर द्वारा सीधे अनुबंधित नहीं किया जा सकता था और इसे पहले एक सामान्य फी की तरह पोषित किया जाना था। जब इसे कांसेप्ट लीजेंड के लिए पोषित किया गया तो यह पूरी तरह से विकसित हो सका, लेकिन केवल जब यह कांसेप्ट महाकाव्य भावना तक पहुंच गया तो क्यूई पेशेवर इसे अनुबंधित कर सकते थे, जो इसकी क्षमता को बर्बाद करने का एक प्रकार का तरीका था। यदि ठेकेदार ने इसे अनुबंधित करने का निर्णय लिया तो अनुबंध के बाद काले हरे रंग की परी गेंद की तरह जलता हुआ सूरजमुखी एक लौ जैसा फूल खिलेगा जिसमें से एक जलती हुई सूरजमुखी की आत्मा विकसित होगी। जलता हुआ सूरजमुखी क्रिस्टलीकृत हो जाएगा और जलती हुई सूरजमुखी की आत्मा के लिए विश्राम स्थल बन जाएगा। उसी समय जलती हुई सूरजमुखी आत्मा सामान्य तक पहुंच जाएगी। हालांकि यदि स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल ने बनिंग सनफ्लावर को ब्रॉन्ज लीजेंड में उसकी पूर्ण अवस्था में अनुबंधित किया तो बनिंग सनफ्लावर में 2 लॉ जैसे फूल उगेंगे जो फिर 2 समान सामान्य नॉर्मल बनिंग सनफ्लावर स्पिरिट्स उगाएंगे। इन 2 समान बनिंग सनफ्लावर स्पिरिट्स ने एक ही ग्रेड और विलपावर रून और कास्ट क्षमताओं को एक साथ साझा किया। ये कहा जा सकता है कि जब ठेकेदार ने ब्रॉन्ज लीजेंड और ब्रॉन्ज एपिक में बनिंग सनफ्लावर का अनुबंध करने का फैसला किया तो बहुत बड़ा अंतर था। लिन युआन की राय में, चाहे ये बनिंग सनफ्लावर चूसी के लिए कितना भी उपयुक्त क्यों न हो, अगर वह चूसी को अनुबंधित करने से पहले इसे इसकी पूर्ण स्थिति तक नहीं पहुंचने देता तो वह इसे छोड़ देगा। इस तरह समझौता करने के बजाय कोई दूसरा समझौता चुनना बेहतर होगा जो अपनी ताकत को पूरी तरह से उजागर कर सके। लिन युआन ने इस परिस्रोत प्रकार के जीवन रूप बनिंग सनफ्लावर के मूल्य को तौला और एक प्रस्ताव देने वाला था।
बूढ़ा आदमी जो इस माउंटेन कंटेनिंग ब्रून की जांच करने के लिए नीचे झुका हुआ था, खड़ा हुआ और प्रशंसा के साथ कहा, यह माउंटेन कंटेनिंग ब्रून वास्तव में अच्छा सामान बनने के योग्य है जिसे केवल क्लास 4 भूमिगत आयामी दरार से ही उत्पादित किया जा सकता है। मैं 2 युवा एलिमेंटल शेलफिश की पेशकश करूंगा जिनकी कीमत इस माउंटेन कंटेनिंग एम्ब्रियो से थोड़ी अधिक है। मोटे मालिक के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। इस बीच लिन युआन ने पाया कि चीजें खराब थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बूढ़ा व्यक्ति जो माउंटेन कंटेनिंग ब्रून को देखने के लिए जमीन पर झुक गया था, खड़े होने के बाद एक प्रस्ताव देगा। उनकी पेशकश स्पष्ट रूप से माउंटेन कंटेनिंग एम्ब्रियो की कीमत से थोड़ी अधिक थी। इस मामले में अगर वह जल्दी से नहीं बोलता तो लिन युआन को शायद यह माउंटेन कंटेनिंग ब्रून नहीं मिलता। बॉस, क्या आप मौलिक मोती स्वीकार करते हैं? जब मोटे मालिक ने लिन युआन की बातें सुनी तो उसने तुरंत उसकी ओर देखा और आश्चर्य से पूछा, क्या आप इस परिस्रोत प्रकार के जीवन रूप के लिए मौलिक मोती का आदान प्रदान करना चाहते हैं? यद्यपि एकल मौलिक मोती का मूल्य परिस्रोत प्रकार के जीवन रूप की तुलना में बहुत कम था, स्रोत प्रकार के जीवन रूप की तुलना में मूलभूत संसाधनों के बीच मौलिक मोती की स्थिति स्पष्ट रूप से अधिक थी। आखिरकार एकल स्रोत प्रकार के जीवन रूप की बड़ी सीमाएं थीं और यह केवल बहुत कम संख्या में लोगों के लिए मूल्यवान था। लेकिन दुनिया की अधिकांश फीस में प्राकृतिक गुण थे। कुछ आध्यात्मिक प्रकार, रक्त प्रकार और जहर प्रकार के फे के अलावा अधिकांश फे विकास के मोड़ पर मौलिक मोती का उपयोग करते हैं और उनके प्राकृतिक गुणों को बढ़ाने और यहां तक कि उनके विकास में मदद करने की काफी संभावना थी। ये कहा जा सकता है कि मौलिक मोतियों की बहुमुखी प्रतिभा और कार्यक्षमता एकल स्रोत प्रकार के जीवन रूप से बिल्कुल भी तुलनीय नहीं थी, जिसकी बड़ी सीमाएं थीं। वह बूढ़ा व्यक्ति जिसे मोटा बॉस मास्टर जिंग लियू कहता था, थोड़ा सा भौचक्का हो गया क्योंकि उसका भाषण बाधित हो गया था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला। उसके तुरंत बाद लिन युआन के शब्दों ने मास्टर जिंग लियू को और भी अधिक निराश कर दिया। मैं इस परिस्रोत प्रकार के जीवन रूप के लिए मौलिक मोतियों का आदान प्रदान नहीं कर रहा हूं। जैसे ही लिन युआन ने थोड़ा रुक कर बात की, मोटे बॉस ने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी। यदि आप इस परिस्रोत प्रकार के जीवन रूप के लिए मौलिक मोती का आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं तो आपने मुझसे ये क्यों पूछा कि क्या मैं मौलिक मोती स्वीकार करता हूं? मोटे मालिक ने लिन युआन की बातें सुनी और वह चट्टान और कठिन जगह के बीच था। मैं आपके इस पर्वत युक्त भ्रूण के बदले में स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों का उपयोग करने जा रहा हूं। लिन युआन के शब्दों ने आसपास के दर्शकों को सदमे में रोने पर मजबूर कर दिया। एलिमेंटल शेलफिश द्वारा उत्पादित मौलिक मोतियों को अत्यधिक शुद्ध स्पिरिट क्यूई की आवश्यकता होती है। स्पिरिट तरल पदार्थ को गढ़ने और स्पिरिट क्यूई को प्रेरित करने के माध्यम से कक्षा 3 से ऊपर के क्रिएशन मास्टर्स एलिमेंटल शेलफिश को मौलिक मोती पैदा करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करने वाले क्लास 3 क्रिएशन मास्टर्स की गति बहुत धीमी थी और केवल क्लास 3 से ऊपर के क्रिएशन मास्टर्स ही मौलिक मोतियों को सामान्य रूप से प्रेरित कर सकते थे। मौलिक मोती निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन स्वर्गीय कन्या श्रेणी के मौलिक मोती अलग थे। ये क्लास 4 और उससे ऊपर के क्रिएशन मास्टर्स का पेटेंट था। एक पर्वत युक्त भ्रूण को निश्चित रूप से बदले में बहुत सारे स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों की आवश्यकता होती है, जो ये संकेत दे सकता है कि नकाबपोश युवा के पीछे एक शक्तिशाली सृजन मास्टर होना चाहिए। मोटे बॉस ने मास्टर जिंग लियू की ओर देखा और देखा कि वह बुरी तरह से भौहें चढ़ा रहा था और समझ गया कि स्थिति खराब है। मास्टर जिंग लियू एक उन्नत कक्षा 4 क्रिएशन मास्टर थे। यदि मास्टर जिंग लियू की अपने बारे में बुरी राय है तो यह एक नुकसान होगा। लेकिन एलिमेंटल शेलफिश की तुलना में स्वर्गीय युवती ग्रेड के एलिमेंटल मोती मोटे बॉस के लिए थोड़े अधिक आकर्षक थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि भले ही उसके पास मौलिक शंख हो, वह अधिक से अधिक मौलिक मोती ही उत्पन्न कर सकता था और मौलिक मोती उत्पन्न करने की शर्त यह थी कि उसे एक क्रिएशन मास्टर के निवेश की आवश्यकता थी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट अध्याय 447 लिन युआन जो ये सब लेता है गुना विशेष ऑफर के साथ नोएल का स्वागत करें। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड NOEL23 के I887 का उपयोग करें। खरीदारी के लिए शुभकामनाएं। फे इवोल्यूशन मचेंट C447 लिन युआन जो ये सब लेता है। प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 447 लिन युआन जो ये सब लेता है। भले ही इन क्रिएशन मास्टर्स का उपयोग मौलिक मोतियों को पोषण और उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नहीं किया गया था, लेकिन लाभ एलिमेंटल शेलफिश द्वारा उत्पादित मौलिक मोतियों के उपयोग के मूल्य से बिल्कुल भी कम नहीं था। इसलिए मोटा बॉस अभी भी लिन युआन के साथ स्वर्गीय युवती ग्रेड के मौलिक मोतियों का आदान प्रदान करने के लिए अधिक इच्छुक था। दुर्भाग्य से यह अनिवार्य रूप से मास्टर जिंग लियू को नाराज करेगा, जिनका स्वभाव अच्छा नहीं था और वह अपनी अच्छी तरह से परिभाषित पसंद और नापसंद के लिए जाने जाते थे। मास्टर जिंग लियू द्वारा अनुमोदित लोगों को उनके द्वारा एक परिवार के रूप में माना जा सकता है, लेकिन मास्टर जिंग लियू उन लोगों के खिलाफ बदला लेने में कभी नर्म नहीं होंगे जिनसे उन्हें घृणा महसूस होती है। मोटे मालिक की नजरें घूमी और मन में एक विचार आया। यदि उसने स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों के बदले में इस नकाबपोश युवक को इस पर्वत युक्त भ्रूण का व्यापार किया तो मास्टर जिंग लियू अपने बारे में बुरा सोच सकता है। हालांकि अगर वह मास्टर जिंग लियू को अपने बारे में कम से कम राय दे सके और नफरत को इस नकाबपोश युवा में स्थानांतरित कर सके तो स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों का आदान प्रदान करना सार्थक होगा। ये नकाबपोश युवक माउंटेन कंटेनिंग भ्रूण के लिए स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों का आदान प्रदान करने को तैयार था, जिसका मतलब था कि माउंटेन कंटेनिंग भ्रूण उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मोटे बॉस ने लिन युआन को सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी ओर देखा और 2 बार पलकें झपकाईं। लिन युआन ने मोटे बॉस को अपनी ओर झपकाते देखा और समझ गया कि उसका क्या मतलब है।
जब मास्टर जिंग लियू पहले खड़े हुए तो लिन युआन ने मास्टर जिंग लियू की छाती पर क्लास 4 क्रिएशन मास्टर की शिखा देखी थी। दूसरा सितारा ऊंचा उठ गया, जिसका मतलब था कि मास्टर जिंग लियू एक उन्नत कक्षा 4 क्रिएशन मास्टर थे। हालांकि भले ही मास्टर जिंग लियू उन्नत कक्षा 4 के थे, उन्होंने माउंटेन कंटेनिंग ब्रून को नहीं छोड़ा, जिसे ढूंढना मुश्किल था। इसके बजाय वह इसे अपने हाथों में लेने पर आमादा था। उसी समय लिन युआन मदद नहीं कर सका, लेकिन मास्टर जिंग लियू के हाथों में 2 युवा एलिमेंटल शेलफिश पर अपना दिमाग लगाया और सोचा, अगर मैं मास्टर जिंग लियू के हाथों में 2 युवा एलिमेंटल शेलफिश को उनके उत्परिवर्तन को प्रेरित करने के बाद दे सकता हूं। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र, वे बड़ी संख्या में स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती का उत्पादन कर सकते हैं। उस समय मेरे द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले संसाधन बहुत बढ़ जाएंगे। लिन युआन ने एक पल के लिए विचार किया और मोटे मालिक से कहा, मैं इस माउंटेन युक्त ब्रून के बदले में चिलचिलाती एलिमेंटल शेलफिश द्वारा उत्पादित 200 अग्नि प्रकार के स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती निकालने को तैयार हूं। ये सुनते ही मोटे बॉस के चेहरे के भाव तुरंत आश्चर्य से भरे हुए दिखाई दिए। हालांकि मोटे बॉस ने जल्दी से अपने चेहरे पर खुशी के भाव छिपा लिए और चुपके से मास्टर जिंग लियू की ओर देखा। उसने देखा कि मास्टर जिंग लियू ने उसकी ओर नहीं देखा और राहत महसूस की। मास्टर जिंग लियू ने लंबे समय तक लिन युआन को देखा, आह भरी, और कहा, छोटे दोस्त, क्या होगा अगर आप मुझे यह माउंटेन युक्त ब्रून दें और मैं स्रोत प्रकार के जीवन रूप बनिंग सनफ्लावर को बढ़ाने में आपकी मदद करूंगा। व्यापार के बाद कांस्य महाकाव्य। मास्टर जिंग लियू के शब्दों के कारण भीड़ में हंगामा मच गया। फक, क्या हो रहा है? क्या ये बड़े भाइयों के बीच का सौदा है? एक ही बोली से बिना किसी शुल्क के स्रोत प्रकार के जीवन रूप की गुणवत्ता को कांस्य महाकाव्य तक बढ़ाने का मौका अर्जित करना किस प्रकार का दैवीय ऑपरेशन है? वह एक उन्नत कक्षा 4 क्रिएशन मास्टर के योग्य है। उन्होंने कांस्य महाकाव्य को स्रोत प्रकार का जीवन रूप बढ़ाने का मौका दिया। स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती क्यों नहीं निकाले जाते? यदि कोई नहीं है तो क्या होगा? जैसे ही इस महिला की आवाज आई तो आसपास के लोग उसे ऐसे देखने लगे जैसे वह कोई बेवकूफ हो। एक उन्नत क्लास 4 क्रिएशन मास्टर के सामने क्या वास्तव में दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने झूठ बोलने और एक उन्नत क्लास 4 क्रिएशन मास्टर को ठगने की हिम्मत की? जब लिन युआन ने मास्टर जिंग लियू के शब्द सुने तो उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, मास्टर जिंग लियू, माउंटेन कंटेनिंग ब्रून मेरी ताकत से संबंधित है। आपकी पहचान को देखते हुए आप स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि पर्वत युक्त ब्रून कितना अप्राप्य है। चूंकि मैंने इसे देखा है, स्वाभाविक रूप से मुझे इसके लिए लड़ना होगा और इसे जाने नहीं देना होगा। एनोवलबन। इतना कहने के बाद लिन युआन ने मास्टर जिंग लियू को मुट्ठी बांधकर प्रणाम किया और खेद व्यक्त किया। ये सुनकर मास्टर जिंग लियू ने आह भरी और जब उन्होंने लिन युआन को देखा तो उनकी अभिव्यक्ति और अधिक जटिल हो गई। मास्टर जिंग लियू को वास्तव में इस युवक के प्रति काफी घृणा महसूस हुई जिसने अचानक व्यवधान पैदा किया और माउंटेन कंटेनिंग ब्रून को छीनना चाहता था जिसे वह अपने हाथ में लेने वाला था। हालांकि ये बोली व्यापार केवल इस बात की प्रतिस्पर्धा थी कि कौन कुछ बेहतर निकालेगा। मास्टर जिंग लियू की राय में यदि यह उनकी अपनी पसंद होती, भले ही 2 युवा एलिमेंटल शेलफिश और 200 स्वर्गीय युवती ग्रेड एलिमेंट मोती समान मूल्य के होते, तो वह पहले के बजाय बाद वाले को चुनने में संकोच नहीं करते। इस प्रकार मास्टर जिंग लियू ने जलते हुए सूरजमुखी को कांस्य महाकाव्य तक बढ़ाने की पेशकश की थी। अस्वीकृति सुनने के बाद मास्टर जिंग लियू के दिल में आग भड़क उठी। हालांकि इस नकाबपोश युवक का अपने प्रति विनम्र और सम्मानजनक रवैया देखकर मास्टर जिंग लियू इस गुस्से को बाहर नहीं निकाल सके। ये कहना होगा कि लिन युआन के रवैये ने मास्टर जिंग लियू पर थोड़ा अच्छा प्रभाव डाला था। बहरहाल उनकी नापसंदगी इस अच्छे प्रभाव से थोड़ी अधिक थी, इसलिए मास्टर जिंग लियू ने लिन युआन को नाराजगी से देखा। रहने भी दो, मैं इस पर्वत युक्त ब्रून को इसकी शुद्ध राजसी पृथ्वी ऊर्जा और लेई लाइन जड़ों की आभा के लिए चाहता हूँ। चूंकि यह मेरे भाग्य में नहीं है, इसलिए मैं वापस जाऊंगा और 2 युवा एलिमेंटल शेलफिश को थिक अर्थ शेलफिश में बदलने और स्वर्गीय युवती ग्रेड के एलिमेंटल मोतियों का पोषण करने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं लेई लाइन जड़ों की आभा के लिए एक रास्ता सोचूंगा। मुझे माउंटेन युक्त ब्रून की आवश्यकता नहीं है। जब लिन युआन ने मास्टर जिंग लियू की बातें सुनी तो उन्हें अचानक लगा कि वह थोड़े प्यारे हैं। उसी समय उन्होंने देखा कि मास्टर जिंग लियू एक छिपा हुआ बकबक लग रहा था, क्योंकि वह लंबे लंबे शब्द बोल रहे थे। उनके अंतिम शब्दों का अर्थ बिल्कुल वैसा ही था जैसे स्कूल में किसी सहपाठी से कॉमिक किताबें उधार लेना, लेकिन सहपाठी उधार नहीं देता था। एक व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक हास्य पुस्तक पढ़ना चाहता था, फिर भी उसने कहा कि उनके पास पढ़ने के लिए एक उपन्यास है और उन्हें हास्य पुस्तकें पढ़ने की कोई परवाह नहीं है। कितना बुरा और अहंकारी व्यक्ति है। लिन युआन अभी भी मास्टर जिंग लियू के हाथों में 2 युवा एलिमेंटल शेलफिश के बारे में सोच रहा था। मास्टर जिंग लियू को ये कहते हुए सुनने पर कि वह पृथ्वी प्रकार के मौलिक मोती की खेती करना चाहते हैं, लिन युआन ने जल्दी से कहा, मास्टर जिंग लियू, मेरे पास कुछ स्वर्गीय युवती ग्रेड के मौलिक मोती हैं। आपके 2 युवा एलिमेंटल शेलफिश के बदले में मैं उनमें से 200 को निकाल लूं तो कैसा रहेगा? यह मेरी माफी भी है। मास्टर जिंग लियू, जो अभी भी लिन युआन से कुछ हद तक परेशान थे, ये सुनकर ठिठक गए। इस नकाबपोश युवक का क्या मतलब था? वह वास्तव में मेरे साथ आदान प्रदान करना चाहता है। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ। संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 448। अधिशेष को आधार कहा जाता है। गुना विशेष ऑफर के साथ नोएल का स्वागत करें। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड NOEL23 के I887 का उपयोग करें। खरीदारी के लिए शुभकामनाएं। फे एवोल्यूशन मचेंट C448। अधिशेष को फाउंडेशन कहा जाता है। प्लेवलूम रात के 12 बजे, रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 448। अधिशेष को आधार कहा जाता है।
मुझसे माउंटेन युक्त भ्रूण छीनने के बाद अब वह मेरी शिशु अवस्था के एलिमेंटल शेलफिश का लालच कर रहा है। क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? मास्टर जिंग लियू का हृदय भले ही प्रतिरोध दिखा रहा हो, लेकिन उनका शरीर बिल्कुल तैयार था। भले ही वह एक उन्नत श्रेणी 4 क्रिएशन मास्टर था, लेकिन मोटी पृथ्वी एलिमेंटल शेलफिश से 200 स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती का उत्पादन करने के लिए उसे बहुत प्रयास और बहुत लंबी अवधि की आवश्यकता होगी। इसके अलावा लिन युआन अपने 2 शिशु चरण एलिमेंटल शेलफिश के बदले में 200 स्वर्गीय युवती श्रेणी के मोतियों का उपयोग करके उनसे अपनी माफी व्यक्त कर रहा था। ये बिल्कुल ही ईमानदार था। मास्टर जिंग लियू ने स्पष्ट रूप से कहा, इस बूढ़े व्यक्ति पर आपके बारे में अच्छी छाप है। चूंकि यही मामला है, मैं आपके साथ व्यापार करने के लिए सहमत हूं, और मैं फिर भी इस जलते हुए सूरजमुखी को कांस्य महाकाव्य में बढ़ाने में आपकी मदद करूंगा। लिन युआन ने तुरंत अपने हाथ जोड़े और झुक गया। गुरु की दयालुता के लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए मालिक को परेशान नहीं करना चाहिए। यदि गुरु को अभी भी स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों की आवश्यकता है, तो आप सीधे इस कनिष्ठ की तलाश कर सकते हैं। बयान खत्म करने के बाद लिन युआन ने अपना हाथ घुमाया, बटन के आकार के स्टोरेज बॉक्स से एक बड़ा ब्रोकेड बॉक्स निकाला और इसे मास्टर जिंग लियू को सौंप दिया। मास्टर जिंग लियू ने देखने के लिए बक्सा खोला और उन्हें गिनने से पहले ही बंद कर दिया। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मोती की रोशनी आरक्षित है और भीतर से छलक रही है। रंग हल्का फिर भी साफ है। अग्नि तत्व ने रंग छिद्रों को भर दिया है। ये स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती जो आपने सौंपे हैं, अन्य स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। N.0.1N। इतना कहने के बाद मास्टर जिंग लियू ने अपना मोबाइल फोन निकाला और लिन युआन का फोन नंबर मांगने की पहल की। इसके बाद उन्होंने लिन युआन को सौंपने से पहले 2 शिशु अवस्था के एलिमेंटल शेलफिश को प्लेटिनम स्टोरेज बॉक्स में रखा। लिन युआन ने स्टोरेज बॉक्स के अंदर एलिमेंटल शेलफिश की जांच भी नहीं की और बस उन्हें अपने बटन के आकार के स्टोरेज बॉक्स के अंदर संग्रहित कर लिया। मास्टर जिंग लियू खिलखिलाकर हंसे और बोले, तुम एक अच्छे बच्चे हो। ये बूढ़ा तुम्हें पसंद करता है। बोलने के बाद मास्टर जिंग लियू मुड़े और स्टॉल से चले गए। उस पल में लिन युआन को एहसास हुआ कि सभी दर्शक और स्टॉल के मोटे मालिक, जिसमें लिसन और लियू जी भी शामिल थे, सभी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई अमर हो। लिन युआन असहाय था क्योंकि उसने बस एक और ब्रोकेड बॉक्स निकाला जो 200 स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों से भरा था। लिन युआन ने ब्रोकेड बॉक्स मोटे मालिक को सौंप दिया। फिर उसने स्टॉल पर जलते हुए सूरजमुखी को देखा और मोटे मालिक से पूछा, बॉस, मुझे आश्चर्य है कि मैं आपके साथ इस स्रोत प्रकार के जीवन रूप का व्यापार करने के लिए किन संसाधनों का उपयोग कर सकता हूँ। बोलते समय लिन युआन ऊपर पहुंचा और उसके सिर के पिछले हिस्से को रगड़ा। 2 शिशु अवस्था वाले एलिमेंटल शेलफिश और माउंटेन कंटेनिंग भ्रूण के लिए व्यापार करने के बाद लिन युआन को एहसास हुआ कि वह अब एक कंगाल था। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में उनके द्वारा एकत्र किए गए सभी स्वर्गीय युवती श्रेणी के अग्नि तत्व मोती वे थे जिन्हें ट्विन रेड पैगोडा ने अवशोषित नहीं किया था। 60 अतिरिक्त मोती जो उसने लियू जी और लिसन को दिए थे को छोड़कर उसने अन्य 400 मोती खर्च कर दिए थे और उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। लिन युआन ने रणनीतिक श्रेणी के बहुत सारे संसाधनों के व्यापार के लिए 400 स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों का उपयोग किया होगा। फिर भी भले ही लिन युआन को भूख से मरना पड़े, वह इन रणनीतिक श्रेणी के संसाधनों का व्यापार नहीं करना चाहेगा। लिन युआन को एहसास हुआ कि जब उसके पास अधिक संसाधनों पर नियंत्रण था तो जमाखोरी की उसकी प्रवृत्ति गंभीर होती जा रही थी। जब कोई अच्छी चीज उसके हाथ में होती तो लिन युआन उसे अपने साथियों को देने में दैक महसूस नहीं करता था। हालांकि अगर लिन युआन उन्हें बेच देता तो उसे वैसा ही महसूस होता जैसे कोई उसका मांस काट रहा हो। मोटे बॉस के चेहरे पर अब ऐसी अभिव्यक्ति नहीं थी जैसे कि कुछ भी मायने नहीं रखता। उन्होंने तुरंत और उत्साहपूर्वक लिन युआन से ब्रोकेड बॉक्स प्राप्त किया। फिर उसने अंदर के स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों को गिनना शुरू करने से पहले धीरे से ब्रोकेड बॉक्स का ढक्कन खोला। गिनती खत्म करने के बाद मोटे बॉस ने अपनी उंगलियों की नोक को रगड़ा जैसे कि वह स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों की बनावट को याद कर रहा हो जिन्हें उसने अभी अभी छुआ था। मोटे मालिक ने एक उज्ज्वल मुस्कान छोड़ी, हालांकि उसे तुरंत उस विचार से एक चुभन महसूस हुई जो उसने अभी सोचा था। युवा भाई, ये स्रोत प्रकार की परी आपको उपहार के रूप में दी जाएगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं भी आपके साथ संपर्कों का आदान प्रदान कर सकता हूँ। यदि मुझे भविष्य में कोई अन्य अच्छी चीज़ मिलती है तो मैं आपके साथ और अधिक स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों का व्यापार करना चाहता हूँ। लिन युआन ने नहीं सोचा था कि उसे इतने अच्छे परिदृश्य का सामना करना पड़ेगा। उसका फ़ोन नंबर कब इतना मूल्यवान हो गया। संपर्क जानकारी के आदान प्रदान ने वास्तव में उसे स्रोत प्रकार की परी के लिए व्यापार करने की अनुमति दी। लिन युआन ने 2 और शिशु चरण वाले एलिमेंटल शेलफिश प्राप्त किए थे और स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के अंदर अधिक स्वर्गीय युवती ग्रेड एलिमेंटल मोती का उत्पादन करने के लिए उन्हें उत्परिवर्तित कर सकते थे। फिर वे मौलिक मोती उसके रणनीतिक श्रेणी के संसाधनों का भंडार बन जाएंगे। दूसरों की नज़र में लिन युआन को लाभ नहीं हो रहा था और वास्तव में उसे थोड़ा नुकसान हो रहा था। हालांकि लिन युआन को लगा कि एक बार जब वह उन शिशु अवस्था के एलिमेंटल शेलफिश का पालन पोषण करेगा और उन्हें कुछ दिनों के लिए स्पिरिट लॉक स्पेटियल जोन में रखेगा तो वह सब कुछ वापस कमा लेगा। लिन युआन 2 शिशु अवस्था वाले एलिमेंटल शेलफिश को थिक अर्थ एलिमेंटल शेलफिश में विकसित करने और उत्पादित मौलिक मोतियों के एक हिस्से को संग्रहित करने की योजना बना रहा था। वह उन्हें अपने अनुबंधित स्रोत प्रकार के जीवन रूप स्रोत रेत को खिलाने जा रहा था। दरअसल सोर्स सैंड की गुणवत्ता को फैंटेसी ब्रीड में अपग्रेड करने के लिए लिन युआन को माउंटेन कंटेनिंग एम्ब्रियो का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। वहाँ बहुत सारी बहुमूल्य आध्यात्मिक सामग्रियां थीं जो सोर्स सैंड को एक काल्पनिक नस्ल में उन्नत कर सकती थीं और आगे भी उन्नत करना जारी रख सकती थीं। हालांकि माउंटेन कंटेनिंग एम्ब्रियो एक रणनीतिक श्रेणी का खजाना था जो भूमिगत में कई वर्षों के परिवर्तन के बाद बनाया गया था।
वे केवल कक्षा 4 की भूमिगत आयामी दरारों में पाए जा सकते हैं, जहां पृथ्वी पर्वत श्रृंखलाओं को निगल जाती है। पर्वत युक्त भ्रूण में पर्वत श्रृंखलाओं की परिवर्तन क्षमता समाहित थी। ये परिवर्तन क्षमता सोर्स सैंड के 2 विलपावर रूम्स के साथ बहुत अनुकूल थी। इसे स्रोत रेत द्वारा धीरे धीरे समझा और अवशोषित किया जा सकता है। फैंटेसी आई में अपग्रेड होने के बाद लिन युआन सोर्स सैंड की परिवर्तन क्षमता को बढ़ाने के लिए माउंटेन युक्त भ्रूण का उपयोग करना चाहता था। भले ही भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होगी, लिन युआन ने महसूस किया कि अगर उसके दुश्मन की ताकत को बढ़ाना है तो ये लागत इसके लायक होगी। लिन युआन ने मोटे बॉस के साथ फ़ोन नंबरों का आदान प्रदान करने के बाद वाले को स्रोत प्रकार का जीवन रूप देने में कोई परेशानी महसूस नहीं की। मोटे मालिक की राय में, यदि यह नकाबपोश युवक अपने स्टाल के सामने 400 स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती लाने में सक्षम था, तो इसका मतलब था कि इस युवक की पृष्ठभूमि बहुत बड़ी थी। आखिर किसी की पृष्ठभूमि से यह देखा जा सकता है कि कितने संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। एक कहावत थी, जब एक कटोरा पानी से भर जाता है तो अतिरिक्त पानी को नींव कहा जाता है। यदि यह नकाबपोश युवक लापरवाही से 400 स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों का व्यापार कर सकता है, तो इसका मतलब है कि नकाबपोश युवक के संसाधनों का अधिशेष हिस्सा उसकी इच्छानुसार उपयोग किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ता बनाने से स्वाभाविक रूप से बहुत फायदा होने वाला था। भले ही कोई वास्तविक मदद न हो, स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों के व्यापार के लिए एक स्थिर चैनल होना ही एक बड़ा लाभ होगा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 449। क्या वेन्यू का खाना पकाना अच्छा नहीं है? गुना विशेष ऑफर के साथ नोएल का स्वागत करें। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड NOEL23 के I887 का उपयोग करें। खरीदारी के लिए शुभकामनाएं। फे इवोल्यूशन मचेंट C449। क्या वेन्यू का खाना पकाना अच्छा नहीं है? प्लेवलूम रात के 12 बजे। रात के 12:44 ट्रू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 449। क्या वेन्यू का खाना पकाना अच्छा नहीं है? व्यापार के बाद लिन युआन बहुत अच्छे मूड में थे। अब वह अंततः सोर्स सैंड की गुणवत्ता को उन्नत करना शुरू करने में सक्षम था। उसी समय लिन युआन को पत्ती के आकार के फे भंडारण बॉक्स के अंदर सोने के पानी के विश्वायामी जीवन रूपों को निगलते हुए लाल कांटे महसूस हो सकते थे। लिन युआन ने नहीं सोचा था कि वह सीधे दृश्य को देख सकता है। लिन युआन ने अचानक अपने विचारों पर विचार किया। क्या मैं सचमुच एक अच्छा पिता हूं जो रेड थॉर्न को ऐसी बदबूदार चीजें खाने दूंगा? लियू जी और लिसन अपनी आंखों से बातचीत कर रहे थे। जब लियू जी ने देखा कि कैसे लिसन उसे आंखों के संकेत दे रहा था, तो लियू जी ने कहा, मैं सफाई देकर आऊंगी। मुझे किसी भी चीज का व्यापार करने का मौका नहीं मिला। बोलने के बाद उसने सोने के धागे वाला थैला निकाला जिसमें 30 स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती थे। जवाब में लिसन ने भी ऐसा ही किया और कहा, मेरे लिए भी ऐसा ही है। ये देखकर लिन युआन ने पूछा, व्यापार के लिए कोई उपयुक्त संसाधन नहीं थे? लियू जी और लिसन ने सिर हिलाया और सिर हिलाया। सुनो, सबसे पहले बोलने वाले थे। स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती काफी मूल्यवान रणनीतिक श्रेणी के संसाधन माने जाते हैं। यहाँ तक कि अगर मैं व्यापार करना चाहता हूँ तो भी मैं केवल उसी मूल्य के संसाधनों के लिए व्यापार करने में सक्षम हूँ। मुझे लगता है कि इससे कोई मुनाफा नहीं होगा। लियू जी सहमत हुए। मेरी भी यही भावना है। उन रणनीतिक श्रेणी के संसाधनों की तुलना में स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती व्यापार में उपयोग करने के लिए अधिक सुविधाजनक हैं। इन मौलिक मोतियों को संभाल कर रखना अधिक उपयोगी होगा। जब लिन युआन ने लियू जी और लिसन के उत्तर सुने तो उन्हें अंततः समस्या समझ में आ गई। उन्होंने कभी भी स्वर्गीय युवती श्रेणी के मोतियों को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया था और उनका उपयोग उसी मूल्य के रणनीतिक श्रेणी के संसाधनों के आदान प्रदान के लिए किया था। यह इस तथ्य के कारण था कि वह जानता था कि इन मोतियों को प्राप्त करना कितना आसान है। उसे बस एक रात के लिए अपने बिस्तर पर सोना था और अगले दिन स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में काफी मोती इकट्ठा करने में सक्षम होगा। हालांकि सुनो और लियू जी स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों के मूल्य को देखने के लिए एक नियमित व्यक्ति के कोण में खड़े थे। ऐसी तुलना करते समय लिन युआन को लगा कि वह वास्तव में एक फिजूल खर्ची करने वाला व्यक्ति था। इसके तुरंत बाद लिन युआन को एहसास हुआ कि लिसन और लियू जी के बीच की बातचीत कुछ अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें बोलने में कठिनाई हो रही हो। लियू जी ने दबी आवाज में कहा, अगर यह मामला है क्योंकि हम दोनों ने किसी भी चीज के लिए व्यापार नहीं किया है तो यह एक ड्रॉ है। लियू जी का बयान सुनकर सुनो ने राहत की सांस ली। हालांकि लियू जी के बाद के बयान को सुनने के बाद लिसन को खांसी होने लगी। चूंकि हम दोनों असफल रहे, हम दोनों हार गए। सुनो ने स्तब्ध भाव से लियू जी की ओर देखा और पूछा, बड़े भाई लियू, आपको क्यों नहीं लगता कि हम दोनों जीत गए? लियू जी ने अपना सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, चूंकि हमें किसी भी चीज का व्यापार करने का मौका नहीं मिला, इसका मतलब है कि हम हार गए। चूंकि हम हार गए, इसलिए हमें एक साथ सजा पाने की जरूरत है। सुनो ने लियू जी को संदेह से देखा और पूछा, बड़े भाई लियू, क्या आपको मसालेदार खाना पसंद है? इसलिए आप चाहते हैं कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति जो खट्टा खाना पसंद करता है वह आपके साथ मसालेदार खाना खाए? लियू जी ने अप्रिय स्वर में उत्तर दिया, भले ही मुझे मसालेदार भोजन खाना पसंद हो, मैं सिर्फ प्लेटिनम घोस्ट पेपर नहीं खाऊंगा, है ना? तो फिर हम प्लेटिनम घोस्ट पेपर को विभाजित कर देंगे। लियू जी की प्रतिक्रिया सुनने के बाद सुनो को ऐसा महसूस हुआ कि लियू जी दया मांगने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। इसलिए सुनो ने अपने दांत पीसते हुए कहा, चूंकि बिग ब्रदर लियू बहुत निष्पक्ष और न्यायप्रिय हैं, तो हमें घोस्ट पेपर खाने के बाद दूध न पीने और ठंडा कोला पीने के अपने वादे पर कायम रहना होगा। हालांकि लिन युआन को दांव की सटीक शर्तों के बारे में पता नहीं था, लेकिन उन्होंने उनकी बातचीत से अनुमान लगाया कि दोनों ने दांव लगाया था और उनका दांव प्लेटिनम घोस्ट पेपर था।
लिन युआन को लगा कि लिसन और लियू जी वास्तव में बहादुर योद्धा थे। लिन युआन मसालेदार खाना खाने में भी अच्छा था, लेकिन अगर वह कुछ ज़्यादा मसालेदार खा लेता तो उसके पूरे शरीर से बहुत पसीना आने लगता था, जबकि उसके पेट में ऐसा महसूस होता था मानो आग लग गई हो। एक बार जब प्लेटिनम घोस्ट पेपर पेट में चला गया, भले ही वह 2 हिस्सों में बंध गया हो, तो उनके पेट में शायद ज्वालामुखी विस्फोट जैसा महसूस होगा। इसके अलावा सबसे दुखद बात अगली सुबह होगी जब किसी को संभवतः शौचालय में रॉकेट लॉन्च होने जैसा महसूस होगा। पिछली शर्त के दौरान लियू जी और लिसन ने 30 खट्टे नींबू खाने की शर्त लगाई थी। यह इतना खट्टा था कि पीड़ित को कई दिनों तक कौंधी खानी पड़ी। इसलिए लिन युआन को स्वाभाविक रूप से दोनों को राजी करना पड़ा। हालांकि उनके दृढ़ चेहरों को देखने के बाद लिन युआन ने असहाय होकर एक अच्छा विचार सोचा। एक बार जब हम लौटेंगे तो मैं वेन्यू से प्लेटिनम घोस्ट पेपर का रस निकालने और इसे लॉलीपॉप बनाने से पहले शहद के साथ मिलाने के लिए क्यों नहीं कहूँगा। मीठा स्वाद कुछ मसालेदार स्वाद को बेअसर करने में सक्षम हो सकता है। सुनो, और लियू जी ने लियू जी को देखा और महसूस किया कि वह एक राक्षस था। यदि वे एक ही बार में घोस्ट पेपर का आधा हिस्सा निगल जाते तो वे अपने मुंह को त्वरित निष्पादन दे देते। यदि इसे लॉलीपॉप बनाया जाता तो उन्हें इसे 1 दर्जन मिनट से अधिक समय तक अपने मुंह में रखना पड़ता। उनके मुंह शायद सूज जाएंगे और उनके सिर से भी बड़े हो जाएंगे। तब तक चलते समय उन्हें अपना सिर झुकाना पड़ता था और फिर भी सावधान रहना पड़ता था कि उनके सूजे हुए होंठ उन्हें गिरा न दें। लियू जी और लिसन ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने अपनी निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को त्याग दिया। मुझे लगता है कि चूंकि यह ड्रॉ है, इसलिए ये जीत जीत वाली स्थिति होनी चाहिए। ये सही है, मुझे भी ऐसा लगता है। लिन युआन ने सोचते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या उन्हें लगता है कि वेन्यू के लॉलीपॉप अच्छे नहीं हैं? लिन युआन ने असमंजस में अपना सिर खुजलाया। जब उसने पहले उसका खाना खाया तो वह बहुत अच्छा था। चूंकि लिन युआन अब एक कंगाल था, स्वाभाविक रूप से उसका इंडिगो अज़्योर सी मार्केट में खरीदारी जारी रखने का इरादा नहीं था। अन्यथा अगर उसे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो वह चाहता था और उसे खरीद नहीं सका, तो वह बिना किसी कारण के खुद को यातना दे रहा होगा। लिन युआन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, यह अभी भी जल्दी है। हम तटीय समुद्र पर नज़र क्यों नहीं डालते? आइए देखें कि क्या तटीय समुद्र में कोई रहस्य है जो जेंग परिवार के तीसरे वंश का ध्यान आकर्षित कर सकता है। जब उसने लिन युआन की बातें सुनी तो वह चौंक गया। सुनो से अधिक तटीय समुद्र के रहस्यों को जानने की इच्छा रखने वाला शायद कोई और नहीं था। वह ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या उसके परिवार की मौतों का तटीय समुद्र के रहस्यों से कोई संबंध है। लिसन की अभिव्यक्ति में बदलाव को महसूस करने के बाद लियू जी ने उसे कंधे पर थपथपाया और कहा, इससे पहले रेडियंस 100 ग्रुप चैट में उन्होंने उल्लेख किया था कि कक्षा 5 के कुछ विद्वानों ने आयामी दरारों की सक्रिय अवधि का अध्ययन किया और महसूस किया कि यह होगा अपेक्षा से 1 या 2 दिन पहले घटित होता है। इसलिए इन 2 दिनों के भीतर तटीय समुद्र की जांच करना सबसे अच्छा है। अन्यथा आयामी दरारों की सक्रिय अवधि के दौरान दुर्घटनाएं हो सकती हैं। जब लिन युआन ने उस जानकारी को सुना तो उसने खुद को भाग्यशाली महसूस किया कि रेडियंस 100 सीक्वेंस का एक सदस्य उसके साथ था। ऐसी जानकारी पहले से प्राप्त करना वास्तव में सुविधाजनक था। वह इस बात से भी दुखी था कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं था। गाइड के रूप में लिसन के साथ लिन युआन और लियू जी लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास तटीय समुद्र में पहुंचे। एक बार जब वे तटीय समुद्र के तट पर पहुंचे तो लिन युआन की अभिव्यक्ति तुरंत कठोर हो गई। सूंघने के लिए अपनी नाक का उपयोग करने के बाद लिन युआन को एहसास हुआ कि लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नियंत्रण में तटीय समुद्र सामान्य नहीं था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ। संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 450 सच्चे की जुन कमांडर। गुना विशेष ऑफर के साथ नोएल का स्वागत करें। उपन्यास से संबंधित उत्पादों पर सर्वोत्तम डील पाने के लिए URL पर प्रोमो कोड NOEL23 के I887 का उपयोग करें। खरीदारी के लिए शुभकामनाएं। फे एवोल्यूशन मचेंट C450 सच्चा की जुन कमांडर। प्लेवलूम रात के 12 बजे, रात के 12:44 ट्रू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 450 सच्चे की जुन कमांडर। इस उथले तटीय समुद्र में वास्तव में मछली जैसी गंध थी। लिन युआन ऐसी अनोखी मछली जैसी गंध से बहुत परिचित था। ये बिल्कुल वैसी ही गंध थी जो जल जगत के आयामी जीवन रूपों के सड़ते मांस से आती थी। तट के किनारे समुद्री हवा बहुत तेज थी, इसलिए कोई भी गंध तुरंत सैकड़ों मीटर दूर चली जाती थी और फिर बिना किसी निशान के गायब हो जाती थी। हालांकि समुद्री हवा तट पर जलीय विश्व आयामी जीवन रूपों के सड़ते मांस की गंध को नहीं छिपा सकी। इसका मतलब यह था कि बड़ी संख्या में जलीय विश्व आयामी जीवन रूप नष्ट हो रहे थे। जैसे ही लिन युआन की अभिव्यक्ति अधिक से अधिक गंभीर हो गई, लियू जी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या कोई जल विश्वायामी दरार हो सकती है जो अभी अभी किनारे पर खुली है? अन्यथा इतने सारे जलीय विश्वायामी जीवों का मांस कैसे नष्ट हो सकता है? जैसे ही वह बोल रहा था, लियू जी ने कुछ ही दूरी पर शांत समुद्र की ओर देखा और भी अधिक भौहें चढ़ा लीं। समुद्र की सतह पर साफ लहरें उठीं। इस समय समुद्र में स्पष्ट रूप से जानवरों और जल विश्वायामी जीवन रूपों का कोई बड़े पैमाने पर नरसंहार नहीं हुआ था। सुनने से पहले एक क्षण के लिए विचार करें, रॉयल कैपिटल में जाने से पहले मैं इस समुद्री क्षेत्र में था। उस समय कोई असामान्यता नहीं थी। सुनो ये भी सोच रहा था कि इतनी विस्तृत जगह में पानी के विश्वायामी जीवन रूपों का कितना मांस एक साथ सड़ रहा था, जिससे उन्हें, जो हवा की ओर पीट करके खड़े थे, एक मछली जैसी और तीखी गंध महसूस हो रही थी। सुनो ने जल्दी से अपने डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स से 3 हल्के नीले मोम के टुकड़े निकाले, उन्हें लिन युआन और लियू जी को सौंप दिया और कहा, ये शेलफिश वाश कोरल के टुकड़े हैं। इसे अपने हाथ में रखें और अपनी नाक ढक लें। टुकड़े का शेलफिश वाश जल विश्वायामी जीवन रूपों की क्षयकारी गंध को ढक सकता है। उस पल में लिन युआन ने अपना हाथ लहराया और उत्तर दिया, गंध।
जल जगत आयामी जीवन रूपों की सड़ती गंध फीकी और फीकी होती जा रही है। चलो थोड़ी देर और इंतजार करें। यदि यह गंध हल्की हो जाती है या गायब हो जाती है तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। लिन युआन ने सोचा, यदि गंध फीकी हो जाती है तो इसका मतलब है कि जल विश्वायामी जीवन रूपों का एक बड़ा समूह मारा गया है और फिर धारा के साथ किनारे पर लुढ़क गया है। स्रोत रेत जो लिन युआन के कफ पर एम्बर बटन के आकार के डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स पर थी, उसके पैरों के पास रेतीले तट पर उतरी और बजरी में बदल गई जो रेतीले तट में समा गई। लियू जी ने लिन युआन की हरकत को देखा और कीट रानी को बुलाने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया। कीट रानी को बुलाए जाने के बाद बैंगनी मांस के कोकून से एक छोटी मानवीय परी बाहर निकली। ये कीट रानी का मूल शरीर था। कीट रानी के शरीर पर पतंगे के पंख और पारदर्शी ड्रैगनफ्लाई पंखों का संयोजन था। बैंगनी मांस के कोकून से बाहर निकलने के बाद कीट रानी ने लियू जी की गर्दन को गले लगाया और उसे रगड़ने के लिए अपने छोटे चेहरे पर भरोसा किया। लियू जी ने अपनी हथेली का उपयोग करके खूबसूरत कीट रानी को अपने चेहरे पर रखा और कहा, सुंदरता, हम युद्ध करने जा रहे हैं। जाओ और फॉर्मेशन ए के अनुसार कीड़ों के समुद्र को फैलाओ। लियू जी के निर्देश के तहत कीट रानी एलिगेंस प्रकाश की एक धारा में बदल गई और बैंगनी मांस के कोकून में समा गई। बैंगनी मांस का कोकून उतरा और 3 मीटर तक सूज गया। इसके शरीर पर कीट प्रजाति के जानवरों के लिए अद्वितीय कई थैली जैसी नलिकाएं थीं। ये थैली जैसी नलिकाएं स्पंदित हो गईं और ऐसा लगा जैसे नलिकाओं में कुछ तेजी से बह रहा हो। परिवर्तन के बाद कीट रानी का रूप कीट रानी के घोंसले जैसा था। जब कीट रानी परिवर्तित हो गई तो कीट रानी के घोंसले में तेजी से मांस मिंसिंग ब्लेड कीड़े पैदा हो गए। फिर मोटी बख्तरबंद शील्ड लेडीबग्स और नुकीले बालों वाले नीले बैंगनी प्लाज्मा कैटरपिलर झुंड में आ गए। निर्मित होने के बाद इन शील्ड लेडीबग्स ने सचेत रूप से लियू जी, लिन युआन और उनके पीछे लिसन की रक्षा की। उनकी पीठ पर 2 मोटे कवच खिल गए जिससे एक वायुरोधी दीवार बन गई। लियू जी के निर्देश के तहत वे कदम दर कदम तट की ओर आगे बढ़े। उन प्लाज्मा कैटरपिलर ने जानबूझकर शील्ड लेडीबग्स का अनुसरण किया और उनके शरीर में प्लाज्मा तैनात करने के लिए तैयार थे। बड़ी मात्रा में मांस काटने वाले ब्लेड वाले कीड़े जो आधे रेतीले तट को कवर करते थे, रेत के नीचे छिप गए। लिन युआन ने स्रोत रेत में हेराफेरी की और महसूस किया कि रेत के नीचे हर एक मांस खनिज ब्लेड कीट हमलावर मुद्रा में था, हमला करने के लिए तैयार था। वे किसी भी समय लियू जी के निर्देश के अनुसार तेज और भयंकर हमला करेंगे। फिर कीट रानी का घोंसला जोर से कांपने लगा जैसे कि वह फंस गया हो। जब कीट रानी के घोंसले ने कांपना बंद कर दिया तो लगभग 100 बिजली इकट्ठा करने वाले पतंगे और तूफान ओवलेट पतंगे खुले छेद से बाहर उड़ गए। बिजली इकट्ठा करने वाले पतंगे हथेली के आकार के केवल आधे थे, लेकिन पतंगों के सिर पर एक बैंगनी तंबू था जो उनके शरीर की लंबाई के बराबर था। हरिकेन ओवलेट मॉथ लाइटनिंग गैदरिंग मॉथ से 2 गुने से भी अधिक बड़ा था और इसके नीले तितली पंखों पर बारीक काली रेखाएं थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि काली रेखाएं दुनिया में विस्थापित उज्ज्वल प्रकाश को अवशोषित करने में सक्षम हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो तूफान ओवलेट मॉथ हमेशा रात में उड़ रहे हों। जैसे ही लाइटनिंग गैदरिंग मॉथ प्रकट हुए, प्लाज्मा कैटरपिलर को अपनी मुख्य रीढ़ मिल गई और उन्होंने अपने शरीर से संचित प्लाज्मा को बाहर निकाल दिया। लाइटनिंग गैदरिंग मॉथर्स ने विद्युत प्लाज्मा को अवशोषित कर लिया और नीले बैंगनी उछलते हुए बिजली के चापों ने उन्हें घेर लिया। चाप उछल पड़े और उनके शरीर का हल्का बैंगनी रंग गहरा बैंगनी हो गया। गहरे बैंगनी पंखों ने तेजी से महीन विद्युत चापों के साथ स्पष्ट रूप से चांदी की चमक की एक परत ऊपर ला दी। जब बिजली इकट्ठा करने वाले पतंगों के शरीर में गड़गड़ाहट की ऊर्जा संतृप्ति तक पहुंच गई तो चांदी की चमक की यह परत बिल्कुल अनूठी विशेषताएं थी। लियू जी की कीट रानी ने 1 मिनट से भी कम समय में निर्माण पूरा कर लिया। यदि झुंड की तुलना एक युद्ध मशीन से की जाती है तो कीट रानी द्वारा निर्मित प्रत्येक कीट इकाई इस विशाल युद्ध मशीन के एक छोटे हिस्से की तरह थी। ये छोटे छोटे हिस्से अपने अपने स्थान पर थे, प्रत्येक की अपनी अपनी जिम्मेदारियां थीं जो समुद्री कीड़ों को संचालित कर रहे थे, जो युद्ध मशीन की तरह सबसे तेज और सबसे सटीक दक्षता के साथ थे। लियू जी, जो लिन युआन के बगल में था, झुंड का दिल और उसका एकमात्र कमांडर था। कीड़ों के इस समुद्र को बिछाने के बाद कीट रानी का घोंसला एक बार फिर बैंगनी मांस के कोकून में सिकुड़ गया। लियू जी ने डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स से एक गोल्ड प्रोटीन रेशम कीट क्रिस्लिस लिया और इसे एलिगेंस को खिलाया, जिससे उसे झुंड बनाने में खर्च की गई ऊर्जा को फिर से भरने की अनुमति मिल गई। एलिगेंस ने लियू जी का प्रोटीन रेशम कीट क्रिस्लिस प्राप्त किया और ऊपर उड़ गया, जिससे उसके चेहरे पर एक हल्की चुंबन हुई। फिर उसने लिन युआन और लिसन पर नजर डाली और बैंगनी मांस के कोकून में छिप गया जैसे कि अजनबियों को देखने से डर रहा हो। इसने अकेले गोल्ड प्रोटीन रेशम कीट क्रिस्लिस का आनंद लेना शुरू कर दिया। लिन युआन को हवेली में वापस आकर पता चला था कि एलिगेंस कितना शर्मीला था। जमीन के नीचे छुपे हुए फ्लेश मिंसिंग ब्लेड कीट को महसूस करने पर लिन युआन के दिमाग में अचानक एक अजीब विचार आया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें।